अस्सलाम वालेकुम एंड दिस इज डॉक्टर टॉक पॉलिटिक्स। मैं हूं हसन जफर। हमारे साथ हैं डॉक्टर हसनैन जावेद साहब, और स्वीडन से ज्वाइन कर रहे हैं, स्टॉकहोम से डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब। बात करेंगे डॉक्टर साहब आपसे कि हिंदुस्तान को समझना चाहते हैं हम, आज के हिंदुस्तान को। व्हाट इज टुडेज इंडिया, इस पे गुफ्तगू होगी। और सर यही जी। सवाल है। वेलकम टू डॉक्टर टॉक अगेन। और डॉक्टर साहब, सबसे ये पहले तो सूरत सर हाल है। मैं यानी एक्सटेंड करने गुफ्तगू के स्टार्ट से पहले वंस अगेन आई एम वेरी थैंकफुल सर, आपका डॉक्टर इश्तियाक साहब, आपका ये जो विजिट रहा है पाकिस्तान के अंदर एक आई ओपनर रहा है। पाकिस्तान के जो कोर्स या आप यानी कोर्स करेक्शन की जरूरत थी, खास तौर पे जो हिस्टोरिक टर्म्स के अंदर जो डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री पेश की गई, उसको आपने बहुत हद तक अनबायसली लोगों तक पहुंचाया। और मुझे यकीन है कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा और आपने देखा होगा कि लोगों के अंदर ये सेंस पैदा हो गई है कि वो रिसेप्टिव हो गए हैं, वो गुफ्तगू को समझना चाहते हैं। और वो रियलिटी अगर जितनी जल्दी समझ जाएंगे तो फिक्शन से निकल आएंगे। क्योंकि हम एक खास फिक्शन में थे, एक बहुत बड़ी लॉट निकली थी जिसके अंदर मौलवियों ने इसको घेरा हुआ था। और मौलवी सोच के अंदर डूबी हुई ये जो तारीख थी, जिसके अंदर हमने ये देखा कि बाकी सब तो जिसको मौलवी रहमतुल्लाह कहते हैं तो वो रहमतुल्लाह अलैह है, बाकी सारे के सारे जो है वो पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं करते। तो इसके बाद जो डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री थी, ब्लडी पार्टीशन के ऊपर भी बात हुई, उसके ऊपर ये पार्टीशन के टाइम से भी बात हुई, पाकिस्तान के मकासद के ऊपर भी बात हुई। और ये पूरा दौरा जो आपका पाकिस्तान में रहा, तो वेल रिसीव्ड और Yeah. हर तरफ से जो है ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स रहा। और मैं आपका इस चीज पर सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू एक्सटेंड माई ग्रेटिट्यूड टू यू। इसके बाद हम आप और ये लेट्स मैंने लेट्स अपने, मूव ऑन टू अंडरस्टैंडिंग इंडिया, करंट इंडिया जी, नाउ और सर। वो जो हमारी पहली टॉक हुई थी उसके मैंने शुरू में आपसे अर्ज किया था कि एक जनरल परसेप्शन है पाकिस्तान के बारे में कि यहाँ पे खुल के बात नहीं हो सकती, यहाँ पे मुख्तलिफ मौजूआत जो हैं वो नो गो एरियाज हैं। हमने उस इम्प्रेशन को भी डिस्पेल किया। वी आर ओपन माइंडेड पीपल, हम अपनी तारीख को, बल्कि हालात को हर तरह से ओपनली डिस्कस भी कर सकते हैं, समझ भी ये भी मैं सकते हैं, आपको बताऊं रिव्यू भी कर कि सकते हिंदुस्तान के बहुत बड़े जो ये आपकी तरह प्रोग्राम करते हैं, उन्होंने कहा जिस आज़ादी से आप लोग बात कर सकते हैं शायद हम नहीं कर सकते। हैं। तो जी। पाकिस्तान के अंदर ये इल्ज़ाम लगाना कि सब फनेटिक होते हैं और सब सिर्फ नफरत और दुश्मनी की बुनियाद पे जिंदगी बसर करते हैं, मैंने कहा ये बिल्कुल बेबुनियाद है। एक खास लॉबी है जिसका इंटरेस्ट इसमें है। आम लोग जो हैं वो जिस तरह बाकी दुनिया में लोग अपनी फैमिलीज, अपने अपने इर्द गिर्द के माहौल में अमन और प्यार चाहते हैं, वही पाकिस्तानियों की जिंदगी में है। और इसलिए हमारे जो आप लोगों ने ये गुफ्तगू शुरू की थी और बाकी जहां जहां आप देखें, 9 हफ्तों से कम एक दिन मैंने 27 पब्लिक ऑडियंसेस हम्म। लाहौर, इस्लामाबाद, सरगोदा, कराची, हैदराबाद, सिंध में एड्रेस किए। और इतने लोग आए और इतनी अपना क्या कहते हैं स्टिमुलेटिंग डिस्कशंस हुई, सिविल बड़े सर्विसेज को सिविलाइज इफेक्टिव भी तरीके से, आपने किया बड़े था। सिविलाइज तरीके से। सिविल कि सर्विसेज पाकिस्तान पे इफेक्टिव। एक इल्जाम तो नहीं लग सकता कि यहाँ पे फ्री बात नहीं होती। ये बात दोस्त है, ये जब बात। तक आप पाकिस्तान की दुश्मनी में नहीं कोई बात करते, तो ना आपको आईएसआई तंग करती है ना कोई और करता है। वेरी। आप क्रिटिकल अगर हैं तो आप एक पेट्रियाटिक एंगल से भी तो क्रिटिकल हो सकते हैं ना कि यहाँ पे गलत हो रहा है। एग्जैक्टली। लेकिन मोहब्बत जो है लोगों के साथ, इस धरती के साथ, वो आपकी कायम है। दैट्स ट्रू। तो जब इस जज्बे से हमने बात की हर जगह पे, तो बहुत ओपन हार्टेडली एंड ओपन माइंडेडली लोगों ने मेरी बात सुनी। तो जी। मैं तो पाकिस्तान के इस दौरे से एक बहुत बड़ा जो था ना मिथ, उसको भी मैंने एक्सप्लोर कर दिया है कि यहाँ पे बिल्कुल ही डिक्टेटरशिप है, मुसलमान सिर्फ फनेटिक हैं और पता नहीं क्या क्या। मैंने कहा ऐसी बात नहीं है। आप तो सर हार्टलैंड्स यहाँ में पे गए तो हैं, हाँ, एस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल की। पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। और वो दुनिया को, जिंदगी के हर मरहले को समझते हैं और वो रैशनली भी सोचते हैं। तो ये बड़ा अच्छा मेरा दौरा रहा। और उसमें आप लोगों की जो सबसे पहले मेरे साथ
वो टेलीविजन डिस्कशन हुई है, वो उसका एक बुनियादी बेस बना मेरी बात के डिस्कशन। प्रियम्बल हो गया सर। जी, तो सर प्रियम्बल हो इंडिया गया। के बारे में करते हैं बात। अच्छा लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इंडिया। हमारी जी वो एक सिख लीडर है, वो आपकी बात से ही मुझे ये उसमें टिप मिल रही है कि वहाँ पे आप जो आपके भी जो हिंदुस्तान में दोस्त हैं, हमारे भी हैं, तो वो ये कहते हैं कि वहाँ पे जैसे इन्होंने भी, जो सिख लीडर हैं, उन्होंने फरमाया कि वहाँ पे अगर आप क्रिटिकल हो जाएं हिंदुस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के बारे में, जिसमें आप ये आरएसएस और दूसरी जमातें और उनकी जो भी इस्टेब्लिशमेंट है उसको इंक्लूड कर ले, तो वो उसमें वो इट इज इक्वल टू ब्लास्फेमी। वहां पे इस किस्म की गुफ्तगू करने की इजाजत नहीं है। सो हाउ डू यू लुक एट इंडिया, टुडेज इंडिया? हमारे देखिए, हमें तो एक अच्छी परसेप्शन मिली हमेशा इंडिया के बारे में। इंडिया इज सेक्युलर, इंडिया इज ओपन, इंडिया इज इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है वहां पे सब कुछ। सो और ऑनेस्टली, मतलब एज एन इंडिविजुअल आई वाज हैप्पी कि वी हैव अ गुड कंट्री इन द नेबरहुड वी कैन लुक अप टू। सो व्हाट इज टुडेज इंडिया? इज दैट काइंड ऑफ कंट्री जिसको हम मतलब एक आइडियल के तौर पे अपने नेबरहुड में देख सकते हैं? उनके साथ हमारा जाहिर है सदियों पुराना एक ताल्लुक है। सर। मुझे जो समझ इंडिया की आई है, मैं वहां बहुत जा भी चुका हूँ, लोगों को मिला भी हूँ। जी। वहां पे एक आइडियोलॉजिकल जो है कॉन्टेस्टेशन हो रही है कि सेकुलर इंडिया जो इंडिया के फाउंडिंग फादर्स ने बनाया था, वो उसमें मजहब और सियासत, स्टेट को अलग रखा गया था, इंक्लूसिव आइडिया ऑफ सिटीजनशिप था। लेकिन जवाहरलाल नेहरू और उनकी हुकूमत ने उसके ऊपर काम भी किया, और अमन भी अपना माइनॉरिटीज के अंदर कायम रहा इस दौरान। हम्म। लेकिन उसमें थोड़ा सा पाकिस्तान की सियासत का भी असर है कि वहाँ पे जो हिंदू नेशनलिज्म है उसको इम्पटस मिला। और उसमें आप कह सकते हैं कि अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, मसलन अफगान जिहाद के दौरान जो रेडिकलिज्म पाकिस्तान में आई, जब वो अफगान जिहाद खत्म हो गया, तो चंद नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं वो इंडियन कश्मीर में एक्टिव हो गए। उसके बाद आपके सामने मुंबई का मशहूर वो टेररिस्ट अटैक भी हुआ। लेकिन इन सब चीज़ों के साथ साथ अमन की कोशिश भी होती रही। 1999 में वाजपेयी साहब जो हैं वो आ भी गए, लाहौर अकॉर्ड भी हो गया, और लगता था कि अमन की तरफ अब ये दोनों मुल्क बढ़ेंगे। वहां पे फिर कारगिल हो मोदी गया। साहब ने भी सारा उसमें एक इनिशिएटिव जी किया कश्मीर पे। जी जी। हाँ, इसमें आप ये भी कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी भी जब इलेक्ट हुए प्राइम मिनिस्टर, महल 214 में हुए थे, और 15 में वो एक शादी के ऊपर हमारे प्राइम मिनिस्टर के घर आ गए, उनके साथ मिले। तो बाद में फिर पठानकोट का इंसिडेंट हुआ। इन सारी चीजों ने इंडिया में जो एक थी ना लॉबी, के पहले मुसलमानों ने हिंदुस्तान के टुकड़े किए हैं, अब वो जो हमारा हिंदुस्तान है उसके अंदर वो एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, उस लॉबी को वहां से एक सपोर्ट मिली। और 2014 में नरेंद्र मोदी जो है ऐसे मैंडेट पे इलेक्ट भी हुए। सर, तो डॉक्टर उस साहब, मैं डॉक्टर साहब सॉरी, मैं इस पॉइंट पे फिर डॉक्टर साहब आपसे इस पे आगे इनिशिएट करते हैं डिस्कशन। मेरा सर आप दोनों से यहाँ पे यह सवाल होगा कि जब एक जनरल आइडिया है कि जब कोई क्राइम कमिट होता है या कोई कोई ऐसा वाकया होता है तो उसका बेनिफिशियरी देखा जाता है। मैं ये समझना चाहूंगा कि ये जो एक नैरेटिव है कि पाकिस्तान ने ये किया, वाजपेयी साहब के आने के बाद कारगिल हो गया और मोदी साहब के आने के बाद पठानकोट हो गया और मुंबई अटैक हुए, इस सब से पाकिस्तान को क्या फायदा हो रहा था? आई मीन, आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड, जिन्होंने ये भी जो ये सारी बात बताई है कि पाकिस्तान ने इससे क्या हासिल क्या किया। आई मीन, अगर हम इस थ्योरी को मान ले कि ऐसा होता रहा है, पाकिस्तान ये करता रहा है, तो लेकिन व्हाट इज पाकिस्तान, हाउ इज पाकिस्तान बेनिफिटेड फ्रॉम इट? अच्छा डॉक्टर साहब, एक इनकी ही एक्सटेंडेड बात को मैं आपके सामने पेश करता हूँ। वो ये कि एक तो पाकिस्तान आजाद होता है या नहीं होता, या समझ लीजिए कि पहले प्री डिसाइडेड एक डिवाइड थी जो कि होनी थी
इससे भी मैं काफी हद तक एग्री करता हूँ कि ये प्री डिसाइडेड डिवाइड थी जो होनी थी। अच्छा, ये बताइए सर कि ये तो इवेंट्स हैं, इवेंचुअलिटी के साथ चीजें आ रही हैं, फिर मनमोहन सिंह आते हैं, अभी आपने रिसेंट में देखा कि राहुल को जो है वो असेंबली से उसको नाअहल करने की कोशिश कर रहे हैं। इधर मामलात इंसर्जेंसी के इस तरफ भी हैं, ना उधर सुकून है ना इधर सुकून है। सो मामला इधर ये बताइए कि 48 से लेकर या शुरू से लेकर 1927 से लेकर पैरेलल हम सिर्फ कांग्रेस और मुस्लिम लीग की बात करते हैं, आरएसएस कहां पर है? मैं समझना ये चाहता हूं कि ये जो आरएसएस है वो क्या थी, उसने क्या क्या चीजें पैदा की, फिर बीजेपी कैसे पैदा हुई, फिर उसके फंड से जो है वो उसने मुल्ला को भी खरीदा, मौलवी को भी खरीदा, और फिर बाद में जो है वो ब्राह्मण जात जो है वो हिंदुओं की प्रायर एक जो है वो इलीट क्लास बन गई, और सारों को जो है वो गुलामी के नाम पे, जिसको फ्री बीस कहा जाता है, उनको टैक्स भी दिए, उनके ऊपर इमदाद भी की, उनको मुख्तलिफ चीजें भी दी उनको, यानी दलित, उनको मैक्सिमम इनको प्रमोट किया गया कि मैक्सिमम लोग जो है वो दलित बिरादरी के तौर पे काउंट हो, और इसी तरीके से एक अशराफिया बन गई और एक जो है वो इलीटिज्म जो है वो इंडिया के अंदर बना। तो नेहरू साहब का आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म तो कहीं दम तोड़ गया, इधर पाकिस्तान में आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म जो है वो बिल्कुल ही दम तोड़ गया कि हमें बनाना तो इसी तरह चाहिए था। इधर पाकिस्तान मुल्ला के हाथ में है, उधर पाकिस्तान, उधर जो इंडिया है वो हिंदवता के हाथ में। अब यहां से सर शुरू करके अब हम इवेंचुअलिटी के साथ शुरू होते हैं कि हमारा जो है वो, यानी बेनिफिशियरी, नेट बेनिफिशियरी या सोल बेनिफिशियरी कौन था, क्योंकि इधर और उधर तो नहीं थे। तो आरएसएस का इसमें किरदार क्या था? देखिए, आरएसएस जो है उसका वजूद हुआ 1900 और 25 में। हम्म। इससे पहले हिंदुत्व का आइडिया 1923 में वीर सावरकर जो हैं उन्होंने पेश किया। और हिंदुत्व का मतलब यही था कि हिंदुस्तान जो है वो एक हिंदू नेशन है। ठीक सर। ठीक है। ठीक है और सर। इसमें अगर जो माइनॉरिटीज रहती हैं उनको भी हिंदू कल्चर को अपनी एक आइडेंटिटी मानना पड़ेगा। अपना मजहब वो चाहे जो मर्जी रख सके। इस ठीक। तरह ये बात शुरू हुई। आरएसएस की बैकग्राउंड ये है कि 1924 में एक पैम्फलेट पब्लिश हुआ था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में, गालिबन कोहाट में, जिसमें रसूलुल्लाह के खिलाफ गुस्ताखी की गई थी। तो माजर। वहां पे फिर हिंदुओं और सिखों के ऊपर हमले किए मुसलमानों ने। तो उसके बाद आरएसएस की बुनियाद डाली गई कि इस्लाम और मुसलमानों का जो ये अग्रेसिव पोस्चर है उसके लिए हिंदुओं को भी मिलिट्री डिसिप्लिन, ड्रिल, इस किस्म की चीजें सिखाई जाएं ताकि हिंदू कम्युनिटी को भी बचाने वाले लोग हों। और ये जो है महात्मा गांधी का अहिंसा है, नॉन वायलेंस, ये हिंदुओं को नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक हो गया। तो इस तरह ये एक मूवमेंट चली। ठीक है। फर्क क्या है दोनों मूवमेंट में, मुस्लिम लीग में और आरएसएस में? फर्क ये है कि हिंदुओं की मेजॉरिटी जो है वो फिर भी महात्मा गांधी और कांग्रेस के साथ रही। हम्म। अमन पसंद तरीके से उन्होंने अपनी सियासत की। जबकि मुस्लिम लीग जो कि एक माइनॉरिटी मूवमेंट थी, वो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की लीडरशिप में एक पावरफुल पार्टी इमर्ज हुई 1937 ऑनवर्ड्स। और उसने फिर मुसलमानों की मेजॉरिटी पार्टी का भी रोल इख्तियार कर लिया। आरएसएस को ये रोल कभी उससे पहले नहीं मिला, बल्कि 1945-46 के इलेक्शन में जो उस जमाने में हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी थी वो थी हिंदू महासभा। क्योंकि आरएसएस ने कभी इलेक्शन नहीं लड़े, आज भी कभी नहीं लड़े। ठीक है। समझ गए आप? समझ तो गया। हिंदू महासभा को मसलन पंजाब के अंदर एक सीट नहीं थी मिली। हम्म। कांग्रेस जो हमारे कम्युनिस्ट पार्टी थी यहाँ पे उसको भी नहीं थी मिली, मजलिस एरार को भी नहीं थी मिली, किसी इस किस्म की पार्टी को नहीं थी मिली। वोट जो है या कांग्रेस को सब हिंदुओं के गए, हम्म। और मुसलमानों का वोट मुस्लिम लीग के पास आया, कुछ दूसरी रीजनल पार्टीज की तरफ भी गया, और सिखों का सारा वोट सिखों की तरफ आया।
तो वो इलेक्शन जो है 45-46 का, वहां से वो क्या कहते हैं, ये पोलराइजेशन हो गई रिलीजियस बुनियादों पे तीनों कम्युनिटीज की। ठीक हो गया। ठीक है। ठीक है सर। अब बन जाता है हिंदुस्तान। हम्म। हिंदुस्तान बनने के बाद, मसलन एक मिसाल दे दूं, कि जब उन्होंने सोमनाथ का मंदिर रिस्टोर किया, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राजेंद्र प्रसाद को उन्होंने कहा कि आप इसका आके इफ्तिताह करें, हम्म। और प्रेसिडेंट वॉज विलिंग टू डू इट। जवाहरलाल नेहरू ने एक नोट लिखा कि मेरे ख्याल से प्रेसिडेंट को वहां पे जाके ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि ही इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नॉट प्रेसिडेंट ओनली ऑफ द हिंदूज। हम्म। तो ये एक फर्क आप देखते हैं कि उस जमाने की सियासत में भी हो गया कि नेहरू रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्योर सेकुलरिज्म और पॉलिटिकल लीडरशिप को उससे दूर रख रहे हैं, लेकिन बाकी फोर्सेस चाहती हैं कि जो हिंदू कल्चरल आइडेंटिटी है उसके साथ एक रिश्ता बनाया जाए। ठीक है। ठीक है। अब जब ये सियासत आगे बढ़ के इंदिरा गांधी जी के दौर में इमरजेंसी लगी, हम्म। तो तब इमरजेंसी के अंदर फिर ये सारी पार्टीज जो है ना, लेफ्ट और राइट की जो है, स्वाय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के, बाकी सारी पार्टीज जो हैं वो इमरजेंसी के खिलाफ खड़ी हो गई, और वहां से बीजेपी 1980 में शायद, यस, ये अपना वजूद में आई। और उसके बाद बहुत देर तक इलेक्शन जो है, इसको कोई ज्यादा लिफ्ट नहीं मिली इंडिया के अंदर। हम्म। लेकिन टर्निंग पॉइंट आता है 1985 में, जब एक मुसलमान लेडी थी, शाह बानो, ओके। अधेड़ उम्र थी, उनको तलाक दे दी उनके हस्बैंड ने, मिस्टर खान ने। ठीक है जी। उससे पहले एक कानून इंडिया में बन चुका था कि अगर कोई आदमी अपनी बीवी को तलाक दे दे, और वो इस उम्र में हो कि ना उसकी शादी हो सकती है, ना उसके पास कोई इकोनॉमिक सपोर्ट बेसिस है, हम्म। तो उसका हस्बैंड जो है हमेशा के लिए उसकी फाइनेंशियल सपोर्ट करे। कफालत करेगा, कफालत करेगा। ठीक है। जी। हाँ जी। शाह बानो ने उसी कानून का सहारा लेके अपील की कि मुझे भी ये राइट मिले, ठीक है। और हाई कोर्ट ने उनको कहा कि ये मुनासिब है, तो एक अलाउंस खान साहब को उन्होंने लगा दिया कि आप अपनी इस बीवी को दें। खान साहब चले गए उलमा के पास वहां पे, और वहां से फतवा ले लिया कि इस्लाम में इद्दत के बाद, इद्दत है 3 महीने तलाक के बाद, जब उसमें ये देखना होता है कि क्या तलाक से पहले ये तो नहीं है कि ये औरत प्रेग्नेंट हो गई थी ताकि औलाद जो होने वाली है उसका हक बन सके। अगर वो नहीं होता, तो जो ट्रेडिशनल इस्लामिक कानून है शरिया का, सुन्नी एंड शिया बोथ, हम्म। उसमें इद्दत के बाद तलाक के हस्बैंड का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती। ठीक है। तो उलमा ने और मुसलमानों ने फिर वहां पे बहुत बड़ी एजिटेशन की। हम्म। ये केस फिर वहां के सुप्रीम कोर्ट में गया। ओके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुरान की जो स्पिरिट है वो हमेशा कमजोर के साथ खड़े होने वाली है, और ये जो कानून बनाया गया है ये बाद में कोई कुरान से नहीं है, ये एक फैसला है फिक्का का। ठीक है। तो हम इस कानून को इस्लाम की रूह से मुख्तलिफ समझते हैं, इसलिए ये जो राइट दिया गया है शाह बानो को, हम इसको अपहोल्ड करते हैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ये जजों ने कहा। यानी नसे कुरान उसके बाद, उसमें वो कहा कि मजलूम का जो कुरान अल्लाह है यानी हाँ कुरान है वो हाँ, कि मजलूम के साथ होता है। चुनाचे अगर कुरान मजीद में कोई क्लैरिटी के साथ कोई आयत मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब है तो फिक्र ने अगर इस चीज को कहा है तो हम वो हाँ, वाली बात ले लेंगे जिसके अंदर उसका राइट मिले। फिका को रीडिफाइन कर सकते हैं। यानी उसे कहते हैं, उसमें एक इस्लामिक असूल है, उसे कहते हैं द रूल ऑफ एनालॉजी, कयास। ठीक है। कि आप अगर कहें कि मजलूम का इंटरेस्ट इस्लाम रिप्रेजेंट करता है, तो एक औरत जो बेचारी मजबूर है और उसका कोई आगे पीछा नहीं है, तो उसको अगर एक उसका फॉर्मर हस्बैंड है अगर अलाउंस दे, तो ये कोई कुरानिक स्पिरिट के खिलाफ नहीं है। ये जब फैसला हुआ, तो फिर बहुत बड़ी एजिटेशन वहां पे मुसलमानों ने की। और ये बात फिर जब राजीव गांधी वॉज प्राइम मिनिस्टर, उसको किसी ने एडवाइस किया कि मुसलमान वोट को अगर आपने कायम रखना है, तो आप पार्लियामेंट में लॉ पास कर दें एग्जेम्प्टिंग मुस्लिम्स फ्रॉम दिस लॉ।
ठीक है। तो शाह बानो का केस जो है फिर इस तरीके से रिजेक्ट कर दिया गया, और इस आर्गुमेंट को लेके फिर बीजेपी ने सियासत में हिस्सा लिया कि कांग्रेस जो है ये मुस्लिम अपीसमेंट की पॉलिसी करती है, और इसलिए ये एंटी हिंदू इसका अप्रोच है, अपीसमेंट ऑफ मुस्लिम जिसकी पॉलिसी है। ठीक। उस कार्ड को उन्होंने फिर प्ले किया, और क्योंकि इस दौरान में ये टेररिज्म भी हो चुका था, दोनों तरफ से न्यूक्लियर वेपन्स भी एक्सप्लोड हो चुके थे, तो इन सूरत हाल में फिर जाके पहली दफा 1998 में कांग्रेस को एक हुकूमत बनी बनी जो वाजपेयी साहब लीड कर रहे थे, उसने मिलके ये कारगिल का भी किया, और ये मेरा मतलब है लाहौर भी आए, एक कोशिश भी हुई कि अमन हो जाए। बट आई थिंक जो डॉक्टर हसन जफर का ये अब क्वेश्चन है कि पाकिस्तान को इससे क्या फायदा है, बात यह है कि पाकिस्तान को इससे कोई फायदा नहीं, नुकसान ही नुकसान है। क्योंकि अगर आप अपने एक बड़े नेबर के साथ हमेशा एक इन अ सिचुएशन ऑफ कॉन्फ्रंटेशन रखेंगे, तो आपकी इकोनॉमी के ज्यादा रिसोर्सेज आपकी डिफेंस में लगेंगे एज कंपेयर टू द बिगर जो आपका दूसरी तरफ है। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी की जो ग्रोथ है उसका एक बड़ा पोर्शन हमारी डिफेंस पे और उस पे लगता रहा। न्यूक्लियर वेपन्स आ गए, उनको डेवलप किया। तो इस तरह मैं समझता हूं कि अगर हम समझें तो इंडिया में नरेंद्र मोदी जी ने और इधर हमारे हुकूमतों ने फिर पोस्चर बदल गया, और अब कांग्रेस अब इंडिया के अंदर जो उन्होंने लेटेस्ट इलेक्शन जीता है 2019 में, तो उसमें तो लोग इल्जाम लगाते हैं कि उन्होंने हिंदू कंस्टिट्यूएंसी को प्रमोट किया और पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने प्रोपेगेंडा किया इलेक्शन जीतने के एक्चुअली लिए, डॉक्टर साहब और मैं वो उसी बुनियाद पे जीत इसी हवाले से ये उसी बुनियाद सवाल पे पूछा जीते। था। अच्छा सर, दो मेरे डॉक्टर चीजें मैं साहब इसी हवाले से मैंने ये सवाल पूछा था कि पाकिस्तान में ये एक जो नैरेटिव है कि पाकिस्तान ने ये वहाँ पे किए, बॉम्बे के अंदर इन्वॉल्वमेंट थी या पठानकोट में थी। लेकिन अगर इसका, जैसे अभी आप फरमा रहे हैं कि 2019 के इलेक्शन में उन्होंने इसको एक्सप्लॉइट किया है, तो इसकी इस नैरेटिव की नेट बेनिफिशियरी तो बीजेपी है, क्योंकि उन्होंने किया है। तो अब देखिए उसमें फिर एक थ्योरी ये हो सकती है, जैसे पाकिस्तान में एक साइड ने उसको अपहोल्ड किया है इस थ्योरी को, कि आप तशरीफ लाते हैं लाहौर या आप तशरीफ लाते हैं शादी पे और आप पीछे से ये अपने घर में करवा देते हैं और आप वहां पे जाके ये प्रचार करते हैं कि जी हम तो वहां हाथ मिलाने गए थे और यहाँ पे हो गया। तो एक एंगल तो क्योंकि बेनिफिट तो उन्होंने लिया, पाकिस्तान ने तो कोई बेनिफिट नहीं लिया इस सारी अच्छा सर, यहाँ सिचुएशन से। दो बातें हम जो बातें आप इसमें सर बड़ा आप इंटरेस्टिंग आपने पोजीशन ली है अपना। डॉक्टर साहब बात कर लें फिर मैं करूंगा, ठीक है? आप बोलिए। आपने जो सर बात की वो मुझे क्लियर हो गई कि एक तो ये हो गया कि जब नेहरू साहब जब आते हैं और उसके बाद जो इंदिरा गांधी उससे पहले जो ये सारे मामलात बनते हैं, फिर उनकी शादी भी जो है वो एक पहले मुसलमान से होती है, उनका दूसरा बच्चा भी एक मुसलमान से होता है। अच्छा, किसका? मेरा ख्याल में उनका नाम भूलता हूँ, मेरा फिरोज ख्याल में फिरोज फिरोज। फिरोज गांधी। नहीं अच्छा। नहीं, वो सिख, वो अपना पारसी थे। ये बकवास है कि वो अच्छा। मुसलमान थे। ये तो बीजेपी, ये तो एक क्रैश प्रोपोगेंडा है। ही वाज अ सिख, उनकी पूरी यानी सॉरी कह रहा हूँ यार, पारसी थे वो। ये किसने अच्छा। कहा है कि वो मुसलमान थे? हाँ, ठीक है, नहीं नहीं, चल क्लियर ही हो। वाज अ सिख, ही वाज अ पारसी पारसी। अच्छा, अब ये देखें सर कि उधर जो है वो सेकुलर इंडिया कायम नहीं रहता, इधर जो है वो पाकिस्तान के अंदर सेकुलर स्टेट नहीं रहते, यानी इस जमहूरिया पाकिस्तान, रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का वजूद जो है वो अब हम देखते हैं कि सारा का सारा एंड रिजल्ट जो है वो हम एक्सट्रीमिज्म की तरफ देख रहे हैं। और अब जी जो है वो आखिरी शक्ल के अंदर जो मोदी है वो आरएसएस की पूरी शक्ल के अंदर वापस आ गया है, और यानी हिंदवता आइडियोलॉजी के ऊपर जो एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव इंडिया देखना चाहता था वो अब आज उसकी मुकम्मल शक्ल है। और लोगों के वहां के लोग जो है वो मैक्सिमम तादाद में एक हिंदू स्टेट ही को जो है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। और पाकिस्तान में भी अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है
वो मुलायत जो है वो काफी हद तक सरायत की हुई है। तो इसका मतलब है सर कि नेट रिजल्ट जहां पर भी देखते हैं वहां पर भी जिस तरीके से बात हो रही थी कि अब्दाली को जो है वो राजपूत जो थे वो अहमद शाह अब्दाली को बुलाते रहे और उसी से और अफगानियों को ही बुलाते रहे। और आज भी जो हम देखते हैं कि बलूचिस्तान के अंदर इंसर्जेंसी के अंदर रॉ का हाथ है और फिर उसके अंदर हिमदफ्ता मूवमेंट का भी हाथ है। फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं तो अफगानिस्तान के अंदर जिस तरीके से उन्होंने हाथ डाले में, और पाकिस्तान के अंदर जो टोटल जो है वो कभी ना कभी आप ये देखें कि खुल खुलाकर कोई भी बात होगी कि इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म के ऊपर ही बात खत्म करती है, जो कि सेकुलर माइंड का मतलब ये नहीं है कि हम नॉन मुस्लिम, यानी इस्लाम तो मुकम्मल इस्लाम अमन है, और अमन इस्लाम, अमन वाला इस्लाम ये कहता है कि आप जो है वो बिल्कुल एक को एग्जिस्टेंस के साथ रहे, एक हारमोनी के साथ रहे। इसी तरीके का वहां का इंडिया जो था, जो सेकुलर इंडिया था, वो भी ये कहता था पीस प्रोस्पेरिटी और हर चीज, यानी को एग्जिस्टेंस का एक कॉन्सेप्ट था। तो ये जो दोनों कॉन्सेप्ट खत्म हुए तो 75 साल बाद जो आइडिया समझ में आता है वो ये कि ये जो हिंदवता है वो इरिवर्सिबल हो चुकी है, और वो इन एनी केस जो है वो पाकिस्तान के वजूद को पाकिस्तान समझती है, और उनकी जो एक कलेक्टिव जो कॉन्शियस है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट ही रहेगी। इस पर आपका क्या टेक है सर? बात यह है कि अगर ऑनेस्टली बात की जाए तो क्या पाकिस्तान के अंदर आपके निसाब में शुरू से, अगर आप कहें, मैं आपको कोट करना शुरू कर देता हूँ, प्लीज। हिंदुओं के खिलाफ और इंडिया के खिलाफ हर कदम पे यहाँ पे सिखाया गया है नफरत नफरत नफरत। किस लेवल पे नफरत नहीं है? तो अगर देखें ना, हमारा ये प्रॉब्लम है मुसलमानों का, जो हम करते हैं वी डोंट थिंक कि ये कोई ऑड बात है, और अगर हिंदू ये करना शुरू कर दें तो हम उसका बुरा मनाते हैं। मेरा मतलब है, फिजिक्स का भी रूल ये है ना, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल, वो क्या कहते हैं, रिएक्शन। तो अब जो इंडिया के अंदर जो सेकुलर फोर्सेस थी वो कॉर्नर हो चुकी हैं, और हिंदुत्व वाली कंस्टिट्यूएंसी है वो यकीनन ज्यादा मजबूत हो रही है। अभी डॉक्टर हसन जफर ने कहा कि पठानकोट शायद उन्होंने ही किया है अपना ये करने के लिए। इसके लिए वी नीड एविडेंस टू एस्टेब्लिश इफ दैट इज ट्रू। जो एविडेंस नजर आया है, जो लोग उन्होंने पकड़े हैं और जो वहां पे हुए, उनका ओरिजिन तो पाकिस्तान से ही है। मतलब इससे पहले हम तो ये भी कहते रहे हैं कि वो जो है अजमल के साहब, वो तो पाकिस्तानी है ही नहीं, इंडियन है। लेकिन एक्चुअली द डे ये हुआ था तो मैंने अपनी आंखों से टीवी पे देखा है कि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, खास तौर पे महल हामिद मीर और एक दो और, उसके गांव गए थे फरीदकोट और उसके वालिद से बात की थी। उन्होंने कहा हाँ ये मेरा बेटा है। बाद में हमने कहना शुरू कर दिया कि वो तो पाकिस्तानी नहीं है। तो इस किस्म की और रॉ भी हरकतें करती होगी यकीनन, और हमारी तरफ से भी होती हैं। लेकिन इसका क्या हल, क्या है? हल यही है कि इन चीजों से दोनों को नुकसान हो रहा है, और अगर दोनों साइड्स बैठ के अमन, एक दूसरे में नॉन इंटरफेरेंस, एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन की तरफ आ जाए तो दोनों को फायदा है। मैं तो ये बात करने को तैयार हूं। अच्छा सर, इधर से शुरू करते हैं हम कि जिस तरीके से आप इस आइडिया ऑफ रेडिकलाइजेशन ऑफ इंडिया और ये बीजेपी जनता पार्टी ये सारी बातें हो गई, इस ऑल ओवर पाकिस्तान, ऑल ओवर वर्ल्ड जो है वो ओवरसीज बीजेपी फंडिंग को देखें तो बिलियन मिलियन ऑफ पाउंड्स के ऊपर जो है ये हो रही है। अच्छा सर, जी। ये आपके पास जो हाइपोथेसिस के तौर पे दे रहा हूँ, और जो बाकी जिस जिस तरह गुरुचंद साहब से भी बात हुई उन्होंने भी यही कहा कि ये हिंदवता जो है वो इरिवर्सिबल हो चुकी है, ये उनकी आइडिया के तौर पे। और जो इवन आम आदमी पार्टी है वो भी उसका फेस 2 है, यानी आप अनदर फेस ऑफ द बीजेपी है, और यानी अनदर फेस ऑफ मोदी है, यानी आरएसएस ही की डिवीजन है। और उसके ऊपर भी उन्होंने बताया कि उनके जो बड़े थे वो भी जो है वो आरएसएस ही के पले हुए थे, यानी एक पूरी की पूरी एक आइडियोलॉजी है जिसकी बुनियाद के ऊपर ये काम हो रहा था। और पैरेलली जो जवाहरलाल नेहरू साहब की जो आइडियोलॉजी थी वो वहां पे पनप नहीं सकी। अभी क्योंकि हम फोकस थी इस पे बात कर रहे हैं कि हम समझे कि ये जो इंडिया है वो करंट इंडिया वो कर क्या रहा है।
अच्छा, वो खुले तरीके से पाकिस्तान को मुकम्मल बदनाम करता है, पाकिस्तान को हर मामले में डाल देता है। कश्मीर के ऊपर गुरुचंद साहब ने भी कहा, और खालिस्तान मूवमेंट के बारे में भी मैं आपसे पूछूंगा कि इतनी बड़ी मूवमेंट बनी हुई है और हिंदू उनका उनका राइट उनको पास नहीं है। और अगर आपके सामने मैं आपके साथ कुछ रिजल्ट शेयर करूं तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर, विद अपॉलॉजी, आप ये देखें सर कि जो खालिस्तान मूवमेंट की सिर्फ बातें देख लें तो ये ऑपरेशन पूरी दुनिया के अंदर जो हुआ है कि द मूवमेंट वाज क्रश्ड इन इंडिया फॉलोइंग ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 एंड ऑपरेशन ब्लैक थंडर 1986 and the 1988, but it continues to evoke empathy and support among sections of Sikh population, especially in Sikh diaspora in countries such as Canada and Canada, UK and Australia. तो ये खालिस्तान मूवमेंट के बारे में आपने देख लिया कि ये उनको स्नैप कर रहे हैं, उनके राइट्स नहीं दे रहे, और दूसरी तरफ जो है वो फ्रीबीज के तौर पे इकोनॉमी दे रही है, यानी जितने ज्यादा हुकूमत उनको फ्री चीजें दे सकती है वो देती है, और मैक्सिमम दलित की तरफ कन्वर्ट कर रहे हैं, और उनको जो है उनको आजादी से दूर करके उनको एक जो है वो सबमिसिव किस्म की कौम बनाया जा रहा है, और उसमें सिर्फ ब्राह्मण है जो कि इलीट्स के अंदर बैठे हुए हैं, और जो इधर जो खालिस्तान मूवमेंट है इसके ऊपर मामला अलग अलग हैं। और जो बॉर्डर पे अगर आप देखें तो गुजरात के ऊपर जो उन्होंने बात की कि गुजरात पे आप जो है वो वहां वहां पे आपके सिक्योरिटी मिशन क्यों नहीं बैठते। तो ये कुछ टेक्निकल बातें हैं, तो इसके ऊपर आप जिस तरह टेकअप करेंगे, कि जिस तरह से मुझे लगता है कि ये जो इंडियन एक्सट्रीमिज्म है वो मुकम्मल तौर पे जो आरएसएस आइडियोलॉजी के मुताबिक पाकिस्तान को हर लिहाज से एक एक्सट्रीमिस्ट वजूद के तौर पे देखती है। हम जितना मर्जी पीस का हाथ बढ़ा लें, जैसे प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने यानी चल कर वाजपेयी साहब के साथ जाने की कोशिश की, फिर अमन की आशा के ऊपर हमने बात की काफी सारी, लेकिन आज तक ऐसी चीजें हो नहीं सकी। तो मुझे भी मतलब करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग कि ये जो आइडिया ऑफ जो ये हिंदुत्व है ये इरिवर्सिबल है, मेरा ख्याल ये बनता है, मुझे करेक्ट कीजिए। देखें, 2 इलेक्शन तो वो जीत गए हैं और मुझे लगता है कि ये 2024 का भी वो जीत जाएंगे। इलेक्शन जीतने की वजह सिर्फ वो उन्होंने जो इकोनॉमी इंडिया की जो है वो इसका नंबर 5 है और वो नंबर 3 इन द वर्ल्ड की तरफ जा रही है। बिल्कुल सही। तो वो अपनी उनकी जो अचीवमेंट है वो एक्चुअली तो ये शुरू तो कांग्रेस के दौर में हुआ था। नरसिम्हा राव के दौर में उन्होंने और उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, जो बाद में प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने लिबरलाइज किया अपनी इकोनॉमी को, लेकिन बीजेपी ने उसी इकोनॉमी को मजीद ग्रो करने के लिए पूरी अपनी जो है वो कोशिश की। तो उनकी जो बीजेपी की एक एक्सपेंडिंग पॉपुलैरिटी कह लें या सपोर्ट बेस है, वो वाकई हिंदू वोट को उन्होंने कंसोलिडेट कर लिया है और इकोनॉमी को वो मजबूत करते जा रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि 2024 में भी वो इलेक्शन जीत जाएंगे। अब क्या ये एक इरिवर्सिबल चेंज आ चुका है इंडिया के अंदर? ये भी हो सकता है कि हिंदुत्व कॉन्स्टिट्युएंसी अब एक बहुत पावरफुल फैक्टर बन गई है। आई वुड नॉट कंटेस्ट दैट, बट मैं जिस बात पे जोर दूंगा कि इंडिया में हर इस लेवल को वहां के सेकुलर फोर्सेस सुबह शाम अपोज करते हैं। इसके बरक्स पाकिस्तान के अंदर मुल्लाइज्म, ब्लास्फेमी लॉ, अभी एक हिंदू डॉक्टर जो शेड्यूल कास्ट से थे, मतलब एक दबे हुए स्टेटस के थे, हाँ जी, और जो आंखों का फ्री इलाज करते थे हिंदू मुसलमान सिखों का सिंध में, उनको इन्होंने कत्ल कर दिया। पेशावर के अंदर एक सिख जो थे अपना दुकानदार जो सस्ते दामों पर बेचते थे, उनको कत्ल कर दिया। और एक अभी रिसेंटली शायद बलूचिस्तान के अंदर एक खाकरोब क्रिश्चियन बेचारे को कत्ल कर दिया। और 1000 हिंदू लड़की जो है उठा के, ये सब जानते हैं, आप मेरी बात ना माने, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एनुअल रिपोर्ट पढ़ लिया करें, मेरी बात पे ना जाएं, पाकिस्तान में वो छपती है। दे गिव यू ऑल द एंटी माइनॉरिटी थिंग्स। जो कादियानी हैं उनके ऊपर रोज हमले होते हैं, उनके कब्रिस्तानों पे बुलडोजर चलाए जाते हैं। तो पाकिस्तान
is already in the grip of an extreme fanatical तो टाइप ऑफ पैरेलली सर आइडियोलॉजी। इसी बार खालिस्तान मूवमेंट की बार, जी जी। इंडिया के अंदर अभी भी द बैटल फॉर डेमोक्रेसी इज गोइंग ऑन, एंड आई एम अवेयर ऑफ द फैक्ट कि बीजेपी हैज द अपर हैंड, लेकिन इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत बड़ा रिस्ट्रेनिंग फैक्टर है बिफोर इंडिया बिकम्स अ हिंदू राष्ट्र। उसके लिए उनको पूरी कॉन्स्टिट्यूशन को बड़े एक टीडियस तरीके से वो करना पड़ेगा अमेंड, और वो होने के बिल्कुल नामुमकिन है उसको कि वो हो सके। जहां तक खालिस्तान की मूवमेंट है तो उसको मैं एक इंतहाई इररिस्पॉन्सिबल मूवमेंट समझता हूं। उसकी वजह देख लें जी सर कि उन जिस जमाने में ये पहले वजूद में आई, उस जमाने में कोल्ड वॉर चल रही थी, और कोल्ड वॉर के दौरान अगर इंडिया का अलायंस सोवियत यूनियन से था तो अमेरिका और पाकिस्तान और इन पावर्स ने खालिस्तान को सपोर्ट किया, और इसका आई नो इट वेरी वेल। लेकिन तब उन्होंने क्रश कर दिया। ये बिल्कुल ऐसे है कि लाल मस्जिद में जो मौलवी खड़े हो गए थे पाकिस्तान की स्टेट को डिफाई करने के लिए, तो उनको उड़ा के रख दिया कि नहीं, कोई स्टेट चाहे वो पाकिस्तान हो, राइटली एंड रॉन्गली, वो अपने इलाके में इस किस्म के थ्रेट को क्रश ही करती है। और सिखों के पास कोई चांस नहीं है कि वो अगले मिलियन साल में भी अपना खालिस्तान बना लें। आई कैन टेल यू दैट जो होएगा वो ये है कि ये उनको प्रवोक करेंगे, कई हजार नौजवान सिख जो हैं इसमें मारे जाएंगे, और इंडियन स्टेट अपनी फुल फोर्स से उसको क्रश करेगी और दुनिया कुछ नहीं कर सकेगी। आपके सामने श्रीलंका सर में, यही सर बात तो सर एग्जाम्पल, श्रीलंका में जो ये थी अपना तमिल मूवमेंट, ऑस्ट्रेलिया से, नॉर्वे से, कहां से सपोर्ट नहीं थी आती। तो इस जब उन्होंने फैसला कर लिया कि हमने इनको क्रश कर देना, तो सारी दुनिया देखती रही और उसको उड़ा के रख दिया उन्होंने। तो ये खालिस्तान मूवमेंट एक्चुअली डजंट हैव सपोर्ट ऑफ मोर देन 5% ऑफ 6। मैं तो वहां पे जाके देखता हूँ, इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा प्रॉस्परस कम्युनिटी जो है वो मुसलमानों की या हिंदुओं की नहीं है, वो सिखों की है। सारा ये ट्रकिंग उनके हाथ में है, जिस तरह पठानों के हमारी तरफ है। हर शहर में उनकी बिजनेसेस हैं और ठाठ से वो काम करते हैं। तो ये एक फतूर है जो हमेशा डियास्पोरा, इसे कहते हैं डियास्पोरा सिंड्रोम। जब अपने मुल्क से बाहर हो तो आप आइडियलाइज करके एक होमलैंड को, डॉक्टर साहब इजाजत दीजिए यहाँ पे एक तबसरे की। अभी मैं 2-3 दिन पहले एक वहाँ पे एक मेरे ख्याल है हिंदू न्यूज़पेपर का एक पॉडकास्ट सुन रहा था। उसमें एक बड़ी तफसीली इसके ऊपर गुफ्तगू हो रही थी कि जो खालिस्तान मूवमेंट यहाँ पे चल रही है, और यहाँ पे और मैं ऐसे सिखों से मिला भी हूँ जिन्होंने ये गिला किया है कि हमारे नौजवानों को इन्होंने ड्रग्स पे लगाया, और पंजाब में ड्रग्स और शराब जो है, शराब नोशी जो है वो बहुत, यानी कि अल्कोहलिक हो गए हैं। इस चीज़ को प्रोमोट किया गया है। ये एक वहाँ पे एक अभी भी, और वहाँ पे मेन स्ट्रीम मीडिया में ये डिबेट चल रही है कि हाउ सिख यूथ आर बीइंग ट्रीटेड एंड व्हाट दे आर बीइंग एनकरेज्ड टू इंडल्ज इन वैसे अपना प्रॉब्लम्स। डॉक्टर साहब ये बताएं, हम सारे तीनों पढ़े लिखे आदमी हैं, जी, डू यू थिंक कुछ ऐसी कंस्पिरेसी हो सकती है कि वो सिखों को जो है, हुआ क्या है कि ड्यूरिंग द ग्रीन रेवोल्यूशन जो वहां का जट जो सुबह से शाम बैठ के हल चलाता था, उसके पास फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री वाटर सप्लाई है, और वो तो काम ही नहीं करता। वहां पे सारे बिहार से और मशरकी यूपी के गरीब हिंदू और मुसलमान जो है वहां पे आके काम करते हैं। सिखों की तो मौजे मौजे पंजाब हैं। में खेतों में। पंजाब की बात कर रहा हूँ, पंजाब की बात कर रहा हूँ, दिस इज पंजाब की बात इंटरेस्टिंग। कर यस, रहा हूँ। ओके, यस। सिखों की तो मौज है वहां पे सर, जहाँ के घर घर देखें जो उन्होंने बनाए हुए हैं गाँव के अंदर। एज यू एंटर द गांव, सबसे पहली जो इतना बड़ा इश्तिहार होता है वो यही होता है कि आप विस्की लें, ये लें। इट्स अप टू द पीपल वेदर दे वांट टू हैव देम और नॉट। दिस इज व्हाट आई कोई एम किसी ट्राइंग टू को फोर्स। अंडरस्टैंड, क्योंकि ये चीज वहां पे मेन स्ट्रीम मीडिया में डिस्कस हो रही है कि वहां पे यस, एक तो पुलिस का रोल जो है दैट इज अ प्रॉब्लम,
इन ईस्ट पंजाब, इंडियन पंजाब में फिर ये है कि अल्कोहल इज अ बिग प्रॉब्लम। और ये उनका, मैं नहीं कह रहा हूँ, नहीं, ये मैं कह रहा हूँ ये प्रॉब्लम मेन बिल्कुल स्ट्रीम है, मीडिया में सुना है ये। लेकिन ये प्रॉब्लम है प्रॉस्पेरिटी का सर, ये प्रॉस्पेरिटी का है। हमारी अपर क्लासेस भी जो है हर कहने शाम जो को राज शराब खान पीती दिया है कि नहीं? मस्तियां ने, तुझे कह रहे जे हाँ जी। राज खान दिया मस्तियां ने। बिल्कुल ए रज खान दिया मस्तियां ने, खुदा दी कसमें। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜਾਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀ ਆਪਣਾ ਮਹਿਫਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਗੈਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਗੋਸ਼ਤ ਖਵਾਏਗਾ नहीं सर, ਉਹਦੇ ਸੱਤ ਸੱਤ डॉक्टर ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ डॉक्टर ਉਹਨਾਂ ਦੇ हसन ਘਰ साहब ने ਜਾਣਾ। बड़ी लूज बॉल दी है थे। आई कंडेम कि ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੂਜ਼ ਬਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਕੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ऐसा नहीं ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ होता, ਬਣਦੀ। ऐसा नहीं होता, दुनिया अच्छा, किधर नहीं ऐसा नहीं होता। होता सर। अब ये बताएं सर, वो जो जो आरएसएस है जिसकी डिवाइड मैं बता रहा हूँ, द ब्रेन ऑफ इंडिया, जिसके अंदर जी उन्होंने कहा कि बहुत सारी शाखें हैं और जिसको उसको मिलिटाइज तरीके से उनको मिलिट्री ट्रेनिंग्स भी कराई गई, और उसके अंदर शाखों के अंदर जो है वो मुल्लाओं को भी खरीदा गया। यानी दो तरीके से एक्सपेंशनिज्म उधर से की गई। यानी एक फाइनेंशियल एक्सपेंशनिज्म थी, एक टेरिटोरियल एक्सपेंशनिज्म थी। फाइनेंशियल एक्सपेंशनिज्म में यानी इकोनॉमिक तौर पे, और बाद में जो रेस और क्लास का आप देखें, जैसे ब्रिटेन के अंदर जो है वो एक हिंदू अभी प्रीमियर हुआ है, और इसी तरीके से वहां पे मैक्सिमम तादाद जो है वो मतलब ब्रिटेन के अंदर भी जो है वो जा रही है, यानी हिंदुओं की। इसी तरीके से वो कह रहे हैं कि वर्ल्ड ओवर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता हिंदुओं को एक जो है वो इंपीरियलिज्म के तहत या कॉलोनी के तहत वो नहीं, जो ये क्या है जा कॉलोनी रही है। इनका एक अपनी, हाइपोथेसिस है सर सर। ये बातें हैं क्वालिफिकेशन की बुनियाद पे जा रहे हैं। स्वीडन के अंदर इतने पाकिस्तानी आए हैं एंड वेरी प्राउड टू मीट देम ऑल। ये हम्म। लोग आईटी क्वालिफाइड हैं और दुनिया में इनकी जरूरत है तो इनको नौकरी मिल जाती है। देखें, दुनिया में इस तरह कंस्पिरेसी भाई साहब नहीं चलती ठीक कि है। एक स्टेट जो है पहले हिंदुओं को भेजे। और यार हिंदुओं का तो ना, देखें, एक प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, हिंदूज आर नॉट कन्वर्टिंग रिलीजन। इंपीरियलिज्म के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आप कन्वर्ट भी करें। वाई डिड द ग्रीक एंड द अदर इंपीरियलिज्म्स फेल? कि उन्होंने सिर्फ हुकूमत मिलिट्री की कन्वर्ट नहीं किया। अच्छा, अरब एक इंपीरियलिज्म, और भी बात इसी में अरब करना चाहते हूँ कि ये भी नहीं कहा जा रहा है कि जो बहुत सारे सिखों को जो है वो हिंदुओं में कन्वर्ट भी किया जा रहा भाई, ना हो आप कन्वर्ट। मैं यहाँ पे रहता हूँ, है। मेरे पास वो यहोवा विटनेस वाले आ गए एक दिन। तो हम्म। मैंने कहा, वो बड़ी एक खूबसूरत लड़की उसके साथ थी कि जीसस वांट्स टू एम्ब्रेस यू। हाँ। मैं क्या, जीसस से जो तो एम्ब्रेस करेगा करे, पहले तू तो मैनू कर। वेल तो दैट, कोई सर अब कन्वर्ट नहीं जे ये होंदा वैसे जो इसको हम कहते हैं फाउल प्ले। हाँ जी। कंक्लूसिव कंक्लूसिव कंक्लूड करते हुए सिर्फ खालिस्तान मूवमेंट के ऊपर सर, मुझे आप जो है वो बिल्कुल कैप्सुलेटेड स्टेटमेंट में खालिस्तान मूवमेंट समझा दें कि क्या ये जो पूरी दुनिया के अंदर जो हो रहा है, और खालिस्तान हाँ पंजाब के अंदर और खास तौर पे अनंतपुर साहिब रेवोल्यूशन है, और फिर ये 1973 से इसकी जो अकेली दाल का जो मेजर फोर्स है, और न्यू सिख मेजोरिटी पंजाब के ऊपर जो बात हो रही है, और ये जो डिमांड्स हैं और डिमांड फॉर ऑटोनोमस पंजाबी सुबह के जो ऊपर जो बात हो रही है, ये इसको कैप्सुलेट कर देंगे ये क्या है? जैसे आपने पहले तो अभी कह दिया कि ये बिल्कुल नलीफाई कर दिया कि ये एक बकवास है, लेकिन नहीं, क्या? मैं बताता हूँ। हाँ देखें, सबसे पहले अगर एक दो किस्म के पंजाब हो सकते हैं। एक तो कहें कि खालिस्तान मूवमेंट वांट्स टू ब्रिंग ऑल पंजाबीज टुगेदर, हम्म। उसमें आप मैं भी आ जाते हैं ना, हम्म। हिंदू पंजाबी भी आ जाएंगे, यूनाइटेड आप भी अखंड आ जाएंगे, पंजाब, हैं जी, ग्रेटर अखंड पंजाब। पंजाब। हाँ जी। लेकिन अगर अखंड पंजाब होता है तो वो फिर मुसलमानों का पंजाब होगा, क्योंकि वो मेजोरिटी हैं। और सिख जिनको ईस्ट पंजाब में इसको मेजोरिटी है, वो उसमें 13% हो जाएंगे। तो हु सिख विच सिख वांट्स टू बी अ स्मॉल माइनॉरिटी इन अ ग्रेटर पंजाब? हम्म। तो दे आर नॉट स्ट्रगलिंग फॉर पंजाबीज, दे आर स्ट्रगलिंग फॉर ए सिख इंडिपेंडेंट स्टेट। अब सिख इंडिपेंडेंट स्टेट का बॉर्डर कहां बनेगा? वो कहते हैं वाघा से वो जाते हैं उधर की तरफ। अरे, हरियाणा का। महाराजा रंजीत सिंह, गुरु नानक की पैदाइश, हम्म। पंजा साहब, गुरु अर्जन लाहौर में पैदा हुए।
ठीक है जी। इनकी जो जमीनें थी वो सारी तो हमारी तरफ हैं। तो ये कैसा खालिस्तान बनेगा जो वाघा यानी पाकिस्तान के बॉर्डर से फिर इंडिया में जाता है, और इनको कौन बनने देगा यार। इनको अगर जरा सी भी सेंस हो तो ये इंग्लैंड में अपनी मौजें लें और वो करें, और जब आए जाएं जिस तरह के उनके पास चांस है, देर इज नो चांस ऑफ अ खालिस्तान अनलेस यू ब्रेक अप इंडिया फर्स्ट। एंड इफ यू थिंक कि इंडिया ब्रेकअप होता है तो उसमें फिर खालिस्तान भी निकलेगा और पता नहीं क्या क्या निकल आएगा। मैं इस वक्त दुनिया में इमर्जिंग पावर्स में एक तो चाइना को एशिया की पावर समझ रहा हूं, और साथ साथ इंडिया को। तो मुझे तो ये ब्रेकअप होने के बजाय एक बहुत बड़ी इकोनॉमी का हिस्सा बनता जा रहा है इंडिया। मुझे नहीं इंडिया ब्रेकअप नजर आता। अच्छा अच्छा, तो हाँ, ये सब ख्वाब ख्याली है। हाँ जी। अब इसके ऊपर मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात पे आना चाह रहा हूँ। अब सर ये डिफेंस के ऊपर देख लेते हैं कि हम ये कहते हैं कि हमारा जो है वो आपकी एक गैरिजन स्टेट के ऊपर भी किताब है, और उसका मैंने उर्दू तर्जमा मुकम्मल पैसे खुद दे के खरीदा, और काफी सारे खरीद लिए मैंने। अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा अच्छा, खैर मैंने ये आपकी जना भी जो है वो किताबें काफी सारे लोगों को गिफ्ट के लिए खरीदी हैं। आई एम सो ग्लैड, आई एम सो ग्लैड। अच्छा, अब सर बात ये है कि इंडिया डिफेंस बजट फॉर द फिस्कल ईयर 2022 एंड 2023 इज 80 बिलियन यूएसडी, राइट सर? जी। सरपासिंग दैट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम एंड रशिया, यानी इसका मतलब है कि यूनाइटेड किंगडम और रशिया से भी बढ़ गए। अच्छा, अब यहाँ पर आप ये देखें कि इसकी इज एस्टिमेटेड टू बी द थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, ओनली बिहाइंड द यूनाइटेड स्टेट एंड चाइना। India has more than 1.4 million active troops with an additional 11 million reserve military personnel, यानी एक्टिव जड़े ने 1.4 ने तो क्या जा रहा है कि 1.4 टू भी ज्यादा एक्टिव फोर्स जड़ी ट्रूप ने बटालियंस के अंदर वो साडे बॉर्डर ते रखी गई है। ते बात की जड़े अबाउट 11 मिलियन जड़े रिजर्व मिलिट्री पर्सनल ने। फर्दर इट हैज अराउंड 2.6 मिलियन paramilitary forces which are primarily tasked with the border security and fulfill domestic needs. So अब सर इस पूरे के पूरे जो है सिनेरियो के अंदर मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान जो है वो अपने मिलिट्री बजट को एक्सीड ना करे तो क्या करे? उधर राफेल तैयार हो, इधर हमारा F-16 तब उड़ेगा जब हम सिर्फ डिफेंस मोड पे होंगे। सानू पहले वो मारनगे, असि डिफेंस दे F-16 चलावांगे, वरना सानू इजाजत नहीं इंटरनेशनल कोड के मुताबिक, यानी और जिस बेस के ऊपर हमने लिया है। अच्छा, इसके मुताबिक हमारा जो डिफेंस बजट है और उसके अंदर 5th जनरेशन वॉर के तहत इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री को गालियां निकाली जा रही हैं और उसका मोराल इतना डाउन कर दिया गया, और हो सकता है कि इसके अंदर कोई ना कोई वजह जरूर हो, लेकिन बहरहाल वो इस चीज में कामयाब हो गए कि आरएसएस, हिंदवता, रॉ मिलके ये चीज को अंदर कामयाब हो चुके हैं कि मुमकिन है। और मजेदार बात यह है कि सलूट टू खान साहब उन्होंने नहीं गालियां पाइया ने कि पहले कभी जड़ा जो साडा गल ये बात ठीक है कि कंटोनमेंट एरिया के अंदर जब गुजरते थे तो लोग, या देहातों में से जब फौज गुजरती थी तो सलूट पर लोग मारते थे, अब आंडे मार रहे हैं। तो ये बात जो उन्होंने की, इसके बावजूद जो हमारे सियाचिन बॉर्डर से लेकर हर तरह से बॉर्डर, गुजरात बॉर्डर, सारे बॉर्डर के अंदर हम कंप्लीटली इनसिक्योर हैं। अच्छा, अब इस मैटर के अंदर हमारी जो मिलिट्री है उसके मुताबिक खाली 10 लाख होगी। तो अब इतनी बड़ी मिलिट्री फोर्स के सामने, इतनी बड़ी मिलिट्री फोर्स हो और उसका दुश्मन सिर्फ हम हो, तो इस पर क्या करना चाहिए? आप क्या कहेंगे? तो पाकिस्तान आप देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम थोड़ा सा पास्ट में जाएं तो चारों जंगें जो इंडिया के साथ हुई हैं उनमें से 3.5 जंगें जो हैं वो तो पाकिस्तान ने शुरू की थी, और तब भी इंडिया वॉज फार मोर पावरफुल देन पाकिस्तान। ये अगर आप इसको डाउट करते हैं तो इस पे आपकी मेरी बहस हो सकती है। आप एयर मार्शल असगर खान का पूरा इंटरव्यू देख लें, और मेरी गैरिजन स्टेट किताब में हर जंग का शुरू पाकिस्तान की तरफ से हुआ है। तो आप ये मुझे प्रूव करें कि इंडिया ने अभी तक कोई पूरी जंग पाकिस्तान पे लॉन्च की है। द आंसर इज नो। मिलिट्री एक्सरसाइजेस वो जरूर करते हैं जिस तरह हम भी करते हैं। मेरे ख्याल से जहां पे न्यूक्लियर वेपन्स पाकिस्तान के पास हैं, इंडिया सिंपली कैनॉट अफोर्ड टू लॉन्च अ वॉर ऑन पाकिस्तान, बिकॉज हो सकता है पाकिस्तान वो जंग ना जीत सके डिस्पाइट वट एवर इंडिया इज एक्वायरिंग, लेकिन इट कैन ऑलवेज हिट इंडिया विथ इट्स न्यूक्लियर वेपन्स। उसके खिलाफ अभी तक कोई परफेक्ट
शील्ड कहीं भी पैदा नहीं हुई। इसराइल के अंदर भी कोई ना कोई आम किस्म की जो मिसाइल गाजा से चलती है वो वहाँ हिट कर जाती है। तो पाकिस्तान की तो मिलिट्री सोफिस्टिकेटेड, दुनिया में एक सबसे एडवांस मिलिट्रीज में है। अपनी मिलिट्री हमारी जो है किसी से कमजोर नहीं है। सो आई डोंट थिंक कि वॉर विथ इंडिया इज पॉसिबल। और ये क्या वाकई पाकिस्तान, मेरी बात सुने, क्या पाकिस्तान वाकई इस चीज को सीरियसली लेता है? अगर लेता है तो सर मेरे साथ, मैं लास्ट टाइम आया था, दोबारा आ रहा हूं, आप मुझे बताएं कि ये जो डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी पाकिस्तान की है, इसकी 8 और 9 जो किधर फैल रही हैं, ये डॉक्टर तो साहब इंडिया के बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। ये सर ये हम ये अंडरस्टैंडिंग इंडिया पे बात कर रहे हैं सर। अभी डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी वो जरा इस वक्त में मेरे ख्याल है ये इंडिया पाकिस्तान नहीं नहीं कंपैरिजन। नहीं, मैं बात एक और कर रहा हूं। मैं कह रहा नहीं हूं कि पाकिस्तान आर्मी को भी पता है कि अ लैंड वॉर इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। जहां पाकिस्तान ने कमजोर हुआ, पाकिस्तान ने अपने को भी ले बैठना और इंडिया का भी सत्यानाश हो जाएगा थ्रू अ न्यूक्लियर वॉर। अच्छा सो सर, आई डोंट बिलीव एक मिनट सर, कि मुझे ये लगा इंडिया की जो स्पेंडिंग है वो एक्चुअली विजवी चाइना है। चाइना इज द थ्रेट फॉर इंडिया, इंडिया अच्छा नॉट नहीं फॉर सर, सर पाकिस्तान। यहाँ अब इम्पोर्टेंट बात, आपने बिल्कुल ये जो कहा कि जो इनिशिएशन है, यानी एवरी टाइम इट इज इनिशिएटेड बाय पाकिस्तान। मुझे ये बताएं जी सर, लॉजिकली जितनी बड़ी मैं फोर्स बता रहा हूँ, यानी कलेक्टिव ऑर्डर के अंदर हमारा दिमाग हिला है सर कि हम ये जंग इनिशिएट करें? मतलब रातों रात अगर जंग शुरू होती है तो इसको मैं नहीं, माशर्ती तो अच्छी बात है। नहीं मैं सर, तो कहता हूँ माशर्ती जंग ना करें। नहीं, मैं माशर्ती कहता हूँ इंडिया भी नहीं करेगा। हम ये कह रहे हैं कि सर मार्शती अलूम में तो नहीं लिखा कि ये 65 की जंग हमने शुरू की थी रातों रात, और ये सारी की सारी आपको लगता है कि यानी इतने कम फोर्स के साथ जिसके अंदर हमारे पास ये सब कुछ नहीं है, और जिसमें मैंने आपको F-16 के बारे में भी बताया कि वो हमारे पास तब अलाउड है जब हमने सिर्फ डिफेंस लेना हो। तो ऑफेंसिव में यूज इसमें नहीं हो आप सकता। देखेंगे पिछले दिनों में जब अभिनंदन का वाकया हुआ है, तो तब भी तो उनके राफेल तैयारे जो है वो उड़ के इधर आए, तो हमने तो बाद में मार के गिराए। सो अगर हाँ आप ये ठीक है। कहते हैं कि हमने सिर्फ और सिर्फ जो है वो रिटेलिएशन की होगी, लेकिन इनिशिएशन तो आपके मुताबिक, आपके कमेंट के मुताबिक जो चारों जंगों की इनिशिएशन है वो पाकिस्तान की तरफ से हुई है, इंडिया की तरफ से नहीं हुई। नहीं, 4 जंगे जो हैं, ये जो पुलवामा वाला केस है, इसके ऊपर भी एक बयान, माफ करना, जी सर। फवाद चौधरी साहब का पहले था, बाद में अगले दिन विड्रॉ कर लिया उन्होंने। तो फवाद चौधरी उन्होंने को कहा तो कि पता ही नहीं सर। नहीं, वो जो है, ही वाज देन आई थिंक मिनिस्टर ऑफ इज अ द नॉनसेंस मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ सर, पाकिस्तान। वो तो सर ही वो सेड के पुलवामा वाज अ ग्रैंड आइडिया ऑफ खान साहब। पहले क्लेम कर लिया, बाद में अगले दिन कहा कि ये नहीं है। तो पुलवामा क्या इंडिया ने करवाया है? सर हो इसीलिए तो सकता हम है ये कहते करवाया हैं हो। कि खान खान साहब की बेवकूफियों की वजह से तो बहुत सारे मामला खराब हुए हैं। ये जो वो ठीक है। 30 ये यानी 370A भी जो लगी है, 35A जो लगी है कश्मीर के अंदर, जो हमें आइडिया समझ में आ रहा है कि वो कंप्लीट एजिटेशन इंडिया कश्मीर में चाहते हैं। इसी तरीके से पुलवामा अटैक के अंदर जो है वो हमारे शाह महमूद कुरैशी ने जलील करवाया। और ये तो यकीन बस फिर बात है कि ये मामला गड़बड़ हुए, लेकिन आप जो मैं पूछना चाह रहा हूं सर कि हम मैं इतनी सारी छोटी फोर्स के साथ, जो हमारी मिलिट्री फोर्स है, उनकी तो क्वार्टर भी नहीं बन रही सर, तो हम क्यों यानी इनिशिएट करेंगे सर? नहीं, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि हम इनिशिएट करेंगे। मैंने कहा की थी की इन द थी तो ऊपर पास्ट। कर लें सर, क्यों की? और उस मैं वही हाँ, पूछना चाह रहा और हूँ, आपको आपको वाकई ये लगता है कि हमने की थी? जी जी बिल्कुल है। गैरिजन स्टेट किताब में मैंने पूरा प्रूफ दिया है ठीक है सर। फॉर एवरी डे के ये जंग कैसे हुई। देखे, मैं आपको बयान उसमें दे देता हूँ। हमारे जो एयर मार्शल नूर खान है, जी सर। वो कहते हैं कि जब इन्होंने ये प्लान की जंग, तो द एयरफोर्स वाज नॉट इवन इन्फॉर्म्ड बाय मेजर जनरल अख्तर हुसैन मलिक, जुल्फकार अली भुट्टो एंड फॉरेन सेक्रेटरी अजीज अहमद। इन्होंने वो प्लान इतनी वो बनाई थी कि ये सिर्फ मिलिट्री एक्शन, पहले जाके कश्मीर में ये लोगों को कहेंगे कि आप अपराइजिंग कर लें, और फिर हम वो थी जिब्राल्टर, और जिब्राल्टर के बाद जो वो थी अपना एकदम अखनूर की तरफ ये मूव करेंगे। उसको पूरी बहस मैंने वहां पे दे दी है। इन्होंने, अच्छा, अख्तर हुसैन मलिक ने लिखा है कि इस जंग के अंदर जुल्फकार अली भुट्टो इज द मोस्ट द पर्सन विद द ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड ही राइट्स कि अगर मैं अपने दुश्मन के गले पे छुरी मारूंगा तो क्या वो मेरे पेट पे नहीं मारेगा?
हमने कश्मीर में उनको भेज दिया और ये कहा भुट्टो साहब ने कि अंडर इंटरनेशनल लॉ द इंडियंस विल नेवर क्रॉस द लाहौर बॉर्डर। ये कोई अकल की बात है? और ये मैंने वहां पे बताया है कि हमारी एयरफोर्स ने देखी फॉर्मेशन इंडियन आर्मी की, वो कि वो नहीं है जो डेली होती है, ये तो पाकिस्तान की तरफ आ रहे हैं। तो उन्होंने वहां से फोन करके मेजर जनरल सरफराज खान को उठाया और कहा कि सर हमारे पे तो हमला हो रहा है। आई वॉज 18 ईयर्स ओल्ड उस दिन, मुझे याद है जब सेबर हमारे इंडियन बॉर्डर की तरफ गए हैं। तो इंडिया ने लाहौर पे 6 सितंबर को जो किया मूवमेंट, उससे पीछे हमने अगस्त के अंदर वहां पे अपने मुजाहिदीन भेज दिए थे और ठीक ठाक जंग कश्मीर के अंदर हो रही थी। तो इंडिया ने हमारे वो क्या कहते हैं शाहराग के ऊपर अटैक किया। अगर लाहौर फॉल हो जाए तो पाकिस्तान इज नो मोर। तो बिल्कुल ऐसे जंग हुई है। कश्मीर की जंग के अंदर भी इन्होंने पंगा ले लिया भेज के अपने सो कॉल्ड मुजाहिदीन, जिन्होंने स्वाय लूट मार के बाला वो क्या है बारमूला के अंदर 4 दिन ये वहां पे लूट मार करके, तो वो ट्रक भर भर के ये भेजते रहे हैं नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में बजाय श्रीनगर जाने के। तो वो कश्मीर का जंग भी हमारे जो हमारे हाथ कश्मीर से के निकल अंदर गया। मैसेकर हो रहा है मुसलमानों के अंदर, वो जो इतना बड़ा मैस किलिंग हो रही है, जेनोसाइड हो और रहा कोई है। वैसे सर ये भी बता दूं, लेट मी, अब आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाई ली है, जी जी जी। कोई ऐसे मैस मर्डर नहीं हो रही। उन्होंने जो करना था वो कंट्रोल अपने कश्मीर को कर लिया है। नेशनल रिपोर्ट और है। वहां पे 12 बिलियन इन्वेस्टमेंट कश्मीर में आ रही है। ऑल आर अरब फ्रेंड्स आर इन्वेस्टिंग देयर। उनका जो ब्रिज बन रहा है वो वो यूनाइटेड अरब रिपब्लिक बना रही है। सऊदी अरेबिया इज इन्वेस्टिंग देयर। आपके सारे दोस्त जो हैं जो आपको पहले सपोर्ट करते रहे हैं वो सारे इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। देयर इज नो मैसेकेयर ऑफ कश्मीर इज गोइंग ऑन इन इंडिया, एब्सोल्युटली नॉट। नहीं तो ये एज पर बिल्कुल इन्वेस्टमेंट वो तो अलग बात है ना सर, वो तो मदीना पाक और मक्का मुअज़्ज़मा के अंदर जहां हम सोचते हैं, लेकिन वहां पे भी ओबराय और बड़े बड़े जो इंडियन अच्छी इन्वेस्टर बात है। दुनिया बदल जो वहां रही है, पे इन्वेस्ट कर हमको रहे भी हैं। बदलना पड़ेगा। हाँ, नहीं, वो तो हमको भी तब्दीली आ रही बदलना है। पड़ेगा। हाँ, हमको भी तो बदलना ठीक है पड़ेगा। वाई सर। नॉट? हम अबराय के साथ हम क्यों नहीं अपना ताल्लुक बना सकते? हम ये चाइना के गोद में बैठ के क्यों अपनी सारी अ, बातें करते हैं? डॉक्टर साहब, मैं प्लीज अलाउ मी टू आस्क ए क्वेश्चन। अभी इस वक्त जो वहाँ मोदी साहब का वहाँ पे वो जो इंडियन बिजनेस टाइकून्स हैं उनके साथ एक अलायंस चल रहा है, और इंडिया में एक वो उसको एक वहाँ की मिडिल क्लास एक परेशानी की नज़र से देख रही है, जी। और इसके ऊपर वहाँ काफ़ी डिस्कशन हो रही है, और आज के अखबार में भी वहाँ पे मौजूद है। ये वो कांग्रेस लीडर्स जो हैं वो इसको काफ़ी इस इशू को उठा रहे हैं कि उनके साथ ये मल्टीनेशनल के साथ उससे इंडिया में ज़ाहिर है प्रॉस्पेरिटी तो आई है, इससे तो हमें बिल्कुल इनकार नहीं है। और उससे इट ऑल्सो बैग्स अनदर क्वेश्चन कि अगर वहाँ पे रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म के साथ बिजनेस बढ़ा है, तो ये पाकिस्तान में जो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बिकॉज ऑफ रिलीजियस इंटरफेरेंस हुई है, तो दैट इज अनदर सब्जेक्ट, लेकिन वो मेरे दिमाग में सवाल आता है। बट माय माय क्वेश्चन हियर इज कि वहाँ पे जो ये मोदी साहब को और इस तरह की गवर्नमेंट को, तो व्हाट काइंड ऑफ अलायंस इज दैट? यानी एक तरफ तो वहाँ जो बिजनेस टाइकून्स हैं वो मोदी साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, एंड सो व्हाट काइंड ऑफ इंडिया डू यू थिंक के इमर्ज करेगा इस सारी सिचुएशन से? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है। मैं माफ करना, देखें, आपने क्योंकि मुझे सवाल करने शुरू किए तो मुझे तो एक्सप्लेनेशन देनी है ना। जी जी। डजंट मीन आई सपोर्ट व्हाट आई एम सेइंग कि ये इस तरह हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के अंदर एक द बैटल फॉर द माइंड ऑफ इंडिया चल रहा है। हम्म। सेकुलर फोर्सेस और जो पुराना इंडिया था वर्सेस ये जो हिंदुत्व का फलसफा जो है, इसकी बुनियाद पे वो इंडिया को कंसोलिडेट करना चाहते हैं। तो ओके। ये सर इट ये इज एन यहाँ ऑन पर गोइंग यहाँ पर मैं बैटल। रुकना इट्स चाहता एन हूँ ऑन सर। गोइंग बैटल। ये अब करना चाहते हैं मोदी की ये शक्ल जो फाइनल स्टेज के ऊपर जो आई है, ये हिंदफ्ता है। ये हिंदफ्ता शुरू से ही हिंदफ्ता था, यानी ये कभी भी सेकुलर स्टेट थी ही नहीं। नहीं, आई थिंक आई very strongly object to that, because India was a secular state despite all the difficulties. अगर वहां पे देखें, आपको मैं एग्जांपल दे दूं, अकॉर्डिंग टू द 3 जून पार्टीशन प्लान,
हमारी तरफ 21% हिंदू और सिख होने थे अगर उस प्लान के मुताबिक पॉपुलेशंस अपनी जगह पे रहते हैं। लेकिन बाय दिसंबर 1947 ऑल ऑफ देम हैड रन अवे बिकॉज दे वर अटैक्ड एवरीवेयर, और सिर्फ 1.6% हिंदू सिख में सिंध में रहे। इंडिया के अंदर 9.8% मुसलमान थे इन 1947, जिन पे आरएसएस और हिंदू मुसलमान दोनों ने हमले किए। आप मिडनाइट, फ्रीडम एट मिडनाइट की किताब पढ़ लें, कॉलिंस और लपेर की। उसको जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस हुकूमतों ने क्रश किया, और वहां पे मुसलमान जो रहना चाहते थे वहां पे रहे। 9.8 are now 15% of the Indian population. So they actually have increased in terms of numbers in India. इसके बावजूद इसमें कोई शक नहीं कि हिंदुत्व जो है वो हिंदू वोट को इस्तेमाल करते हुए वहां के मुसलमानों को कॉर्नर करती है, और मुसलमानों पे हमले भी होते हैं। क्या ये सियासत की बुनियाद पे इंडिया आगे चल सकता है, या इसमें आगे जाके यस हाँ आगे चल सकता है? जी अच्छा चलें, ये आगे पॉइंट कर जाने से लेने पहले दीजिए। मैं थोड़ा सा जी। रिवर्स ले लेता हूँ। नहीं नहीं सर, ये जरा ये पॉइंट कर कौन सा वाला point? लीजिए। ये कि इस बुनियाद पे इंडिया आगे चल सकता है कि जी नहीं सर, चल सकता? मैं कह रहा हूं कि क्या इंडिया इस बुनियाद पे आगे चल सकता है। मेरे ख्याल से एक इलेक्शन कैंपेन के दौरान हाइप क्रिएट करना एक चीज है, लेकिन इन द लॉन्ग रन अगर इंडिया ने अपनी सिक्योरिटी काउंसिल में सीट बनानी है अपने, और G20 का एक एक्टिव मेंबर बनना है जिस तरह उसकी कोशिश है, तो इनको जहां पे उन्होंने अपना वोट बैंक कंसोलिडेट कर लिया है। अब आरएसएस ने पिछले दिनों में मुसलमानों के साथ जाके मसाजिद में उलमा से बात भी की है कि डायलॉग होना चाहिए। वो कहते हैं कि आप के मजहब में हमें काफिर कहा जाता है, ये आप इसको डील करें। तो हमारे मुसलमान लीडर्स ने कहा है कि वाकई इस पे हम सोचना चाहिए। उधर हिंदुओं, आरएसएस ने कबूल कर लिया है कि हम जो कहते थे कि ये जो मुसलमान यहाँ जो हैं ये हिंदू मुसलमान है, ये हम वर्ड चेंज करके इनको इंडियन मुसलमान कहेंगे। तो वहां पे देखें, समझौता होना जड़ा वो लाजमी है, बिकॉज दे कैनॉट अफोर्ड टू एलियनेट 250 million Muslims. It's a too large a number to be alienated. तो मेरे ख्याल से एक इक्विलिब्रियम जो है आगे चल के कायम हो जाएगा। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि नरेंद्र मोदी के दौरान में उन्होंने इतना रेडिकलाइज किया उन्होंने अपनी पॉपुलेशन को, और अपना वोट बैंक जो हिंदू वोट बैंक के चक्कर में वो कायम कर लिया उन्होंने, कर लिया। ये आप अभी हम ये इस बात को शुरू में हमने ये कहा था कि इट इज एट द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, इरिवर्सिबल है। अब कैसे रिवर्स करेंगे इसे? नहीं, आपको इस देखे ना, रिवर्स शायद ये ना कर सकें, लेकिन इसको एक वोटिंग पोजीशन से लेके एक सोशल चेंज की तरफ लाना एक बहुत बड़ी मुश्किल, बहुत नामुमकिन बात है मुसलमानों के साथ। मुसलमान के लिए तो मकान किराए पे लेना एक बहुत बड़ा मसला है, ये भी बातें हुई है ना। अच्छा, लेकिन अब ये भी अब ये देखे ना, इसमें एक और मैंने जवाब कुछ और महफिलों में दिया है कि पाकिस्तान बनाने का लॉजिक क्या था कि एक यूनाइटेड हिंदुस्तान में, हाँ जी, इस्लाम खतरे में होगा और मुसलमान खतरे में होगा। आप एग्री करते हैं ना? इसी बुनियाद पे हमने पाकिस्तान बनाया था, ठीक है जी जी जी। अच्छा, अब हम कहते हैं कि मुसलमानों पे वहां जुल्म हो रहा है, तो ये मुल्क तो इंडियन मुसलमानों के लिए बना था, खोले दरवाजा और आने दें उन मुसलमानों को। ये डबल फिर आपकी मॉरल क्या है? मुसलमान वहां पे अगर तकलीफ में है तो व्हाई नॉट, व्हाई नॉट? अफगानिस्तान के मुसलमानों के लिए भी खोला था, 20 लाख अफगानियों को हमने व्हाई नॉट? जगह दी थी। लेकिन अफगानिस्तान के मुसलमानों के लिए मुल्क बना, ये इंडियन मुसलमानों के लिए बना था। नहीं, बना था इंडियन मुसलमानों के लिए। इजराइल वॉज मेड फॉर ज्यूज, और अब भी कोई ज्यू अगर आके वहां पे सेटल होना चाहे दुनिया से, उसके लिए दरवाजे खुले हैं। पाकिस्तान बना था इस्लाम को और हिंदुस्तान के मुसलमानों से, हिंदुओं के जबर से बचाने के लिए। तो अब अगर जबर हो रहा है तो मॉरली वी आर बाउंड टू ओपन डोर्स एंड लेट दोज मुस्लिम्स कम इन। आर यू गोइंग टू लेट दैट हैपन? ऑफ कोर्स यू आर नॉट। तो ये डबल मॉरल वाली बात ना करें
नहीं, कि why उनका not? दुख भी हम आपको गलत है। मॉडल की बात नहीं कर रहे, लेकिन वहां हाँ, देखिए, हम तो अपने दरवाजे खोल देंगे, लेकिन तो दरवाजा, उनका तो क्लेम था सेक्युलरिज्म का, तो वो तो नहीं आप छोड़े ना, अब आप कह रहे हैं कि वो नहीं हम सेकुलर नहीं दरवाजा है। खोल दें वी सर, आर एक ट्राइंग जब टू वो एक- सेक अंडरस्टैंड इंडिया, नहीं नहीं नहीं, विल अच्छी कम बात टू है। द नहीं सब्जेक्ट ऑफ नहीं, पाकिस्तान लेटर। जब वो सेकुलर थे तो आपने उनके साथ कौन सी दोस्ती वाली बात की है? कश्मीर की जंग भी आपने शुरू की, 65 की वॉर भी आपने शुरू की, जब वो हिंदुत्व का जो राइट विंग अपना लेफ्ट विंग था, यानी आप सर ये आप सर, वाजपेयी समझिए साहब आ कि गए, हमारे वाजपेयी साहब मेजोरिटी, आ गए, सर और वो आपको लगता है लाहौर कि मीनार हमारे पे भी आ मेजोरिटी, गए। वो लाहौर मीनार पे भी आ गए और वहां पे उन्होंने कहा कि हम यहाँ पार्टीशन के खिलाफ थे, लेकिन हम पाकिस्तान को अब कबूल करते हैं और हम मिल के इस इलाके में अमन कायम करेंगे। तो कारगिल हो गया। आप क्या मतलब है, कारगिल भी इंडिया ने करवाया है? पठानकोट पे तो चलो शक हो सकता है, व्हाट अबाउट कारगिल? हु सैबोटाइज दैट? सर वो हम पे वहां पे रिटेलिएशन इनिशिएशन वहीं से हुई थी, तो हम वहां तक पहुंचे थे ना सर। कहाँ हुई थी सर रिटेलिएशन ये यार? वो तो कारगिल के अंदर जो है पीस वो पे बात। 5,000 फुट 5,000 किलोमीटर तक आगे एक्सपेंशन हुई, हमें करनी पड़ी, क्योंकि वहां से तो मुसलसल जो है वो एजिटेशन आ रही थी। और अभी भी आप रिसेंट टाइम के अंदर देखें कि ईरान के अंदर भी जो है वो आप देखें कि रॉ की इंटरफेरेंस की वजह से अभी जो है वो कहा जाता है कि मिलिटेंट ग्रुप्स थे जिन्होंने पाकिस्तान के 4 जवान शहीद किए। तो इसी तरीके से जो है वो, अगर आप जैसे ओपन डोर्स की बात कर रहे हैं, हम ओपन डोर कर देते हैं। क्या आपकी जो हमारी तकसीम हुई थी हमें पूरी तरीके से दी गई? क्या टोटल मेजोरिटी एरियाज जो हैं वो, क्योंकि आप मेरे से बहुत बेहतर समझते हैं कि पाकिस्तान को टोटल मेजोरिटी एरिया या पाकिस्तान की मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज हमें पूरे तरीके से दिए गए, हमारे हाँ पास जी बिल्कुल। दिए गए? जी 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 बिल्कुल दिए गए। तो आप आप मुझे प्रूव कर समझते हैं दें। कि वहां पे ओपन बॉर्डर्स हैं, तो जितने भी यानी जूनागढ़ दे दिया गया, सिरी क्रीक दे दिया गया, कश्मीर को मुकम्मल तौर पे नहीं दिया, वाटर ट्रीटी 1960 जो है वो आप देखें कि हमें एक मुसीबत में डाल के दे दिया, हर जगह एक एक पंगा अरे डाल दिया गया, इजंट इट? डॉक्टर साहब प्लीज फॉर गॉड सेक, सर मेरे ख्याल से जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो एक बहुत कामयाब ट्रीटी थी। उसमें 80% पानी जो था रन ऑफ का वो पाकिस्तान को मिला था और 20% इंडिया को। प्लीज चेक द रिकॉर्ड। और 3 दफा आर्बिट्रेशन पे ये जा चुके हैं। एवरी टाइम द इंडियन पोजीशन हैज बीन अपहेल्ड एज विद इन द बाउंड्स ऑफ द ट्रीटी, एक्सेप्ट वो जो वहां पे वो कर रहे हैं अपना किशन गंगा डैम उसकी बनाया। हाइट को। सर हाँ 3 बड़े इतना है। डैम बनाए एंड द जिसकी वजह से हमारे पाकिस्तान, फ्लो ऑफ वाटर खराब किया सर उन्होंने। जी। नहीं तीन अगर बने माफ करना, माफ करना, मेरे ख्याल रिकॉर्डिंग से विद स्टॉक पाकिस्तान, इंडस्ट्री में पाकिस्तान मिले। हैज बीन ए टोटल फेलियर इन टेकिंग केयर ऑफ द कैबिनेट अपना इंडस वाटर ट्रीटी। आपको अपने पानी के बैराजेस बनाने चाहिए थे, पानी को वहां पे वो सारा रन ऑफ हो जाता है इनटू द अरेबियन सी। आप ट्रीटी के पूरे, ये 3 दफा आर्बिट्रेशन तक जा चुकी है एंड पाकिस्तान हैज लॉस्ट एवरी टाइम। ऑलराइट। तो सर ये समझाइए कि इस वक्त जो आप बता रहे हैं कि जो इंडिया में एक ये अभी रिलीजियस पॉलिटिक्स और वो हिंदुत्व का सारा एक वो माहौल बना हुआ है, और उसमें वे फॉरवर्ड आप कह रहे हैं कि वहाँ पे वो बैठ के मुसलमानों के साथ बात कर रहे हैं, तो एक इसका मतलब एक रियलाइजेशन तो मौजूद है कि ये चीज़ गलत डायरेक्शन में जा चुकी है वहाँ पे। जी जी जी। तो एक अच्छा, अब उसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि वहाँ पे अंदर भी इस वक्त वहाँ पे बहुत सारी गुफ्तगू हो रही है। मैं देखता रहा हूँ वहाँ के अखबारात भी, उनके टेलीविजन चैनल की डिस्कशंस भी, कि वहाँ पे स्पेशली वहाँ के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो इस चीज़ को सीरियसली टेकअप कर रहे हैं कि ये जो हिंदू रिलीजियोसिटी है और वहाँ पे इस किस्म का जो तासुब आया है, और नेशनल हिंदू नेशनलिज्म स्पेशली, वो ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि ये तो वेस्टर्न आइडिया है जिसको वेस्ट भी डिस्कार्ड कर चुका है, और आपने वो एक डिस्कार्डेड नेशनलिज्म बिल्कुल सही है। को वो ला के जी आपने यहाँ पे कर दिया। तो वेयर इज इंडिया हेडिंग विद दैट नेशनलिज्म एंड नेशनल आइडियोलॉजी? मोदी साहब अफोर्ड कर सकते हैं कि वो 2024 के इलेक्शन में रिवर्स कर जाएं इस पोजीशन से कहीं पे? नहीं देखें, मैं तो आई एम एज वरीड एज एनी वन एल्स कि अगर इंडिया में भी हमारी किस्म की जो एक वो रिलीजियस आइडियोलॉजी बिल्कुल छा जाए तो उसका सत्यानाश हो जाएगा। मसलन पिछले दिनों में उन्होंने निसाब में से मुगल पीरियड को एक्सक्लूड करने का फैसला किया है। ये जब मुझे पता लगा तो मुझे बहुत दुख हुआ।
और मैंने एक वहाँ के एक चैनल पे कहा भी कि ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। खैर उन्होंने अपने तरीके से एक्सप्लेन किया। जाहिर है एक स्टेट के अंदर रहते हुए आपको उसकी मजबूरियों के मुताबिक ही बात करनी पड़ती है। इंडिपेंडेंट जो लोग हैं इंडिया में, करण थापड़ और ये, वो खुल के इसके ऊपर लिखते भी हैं और क्रिटिसाइज भी करते हैं। तो वहां पे एक वाइब्रेंट ऑपोजिशन भी है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि ये मेजॉरिटेरियन हिंदुत्व जो लॉबी है ये इस वक्त वहां पे पॉलिटिकली डोमिनेंट है। लेकिन लेकिन ये कहना कि ये जो है आम आदमी पार्टी भी उन्हीं का हिस्सा है, आई वुड वेरी मच डाउट इट। वो उसको चैलेंज करके तो अपनी एक सियासत करना चाहते हैं। और इजाजत इसके देना सर, अलावा तो आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे छेड़ी कि यानी ऑफ कोर्स यू टच अपॉन कि वो मुगल पीरियड को निकालना चाहते हैं। ये बेसिकली अपनी हिस्ट्री को बेहतर करना चाहते हैं और ठीक करना चाहते हैं। मेरा ख्याल है अपना जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि मुगल पीरियड के बारे में मेरे अपने डाउट्स ये हैं, और मैं पूरे हिस्टोरिकल एविडेंसेस के साथ ये बात समझता हूँ कि राजपूतों ने और हिंदुओं ने मुसलसल मुगलों को इस्तेमाल किया है। यानी उन्हीं को तो दावत दे दे के यहाँ पे कत्लो गारत करवाते थे। अहमद शाह अब्दाली को बुलाना और वहां से जहीरुद्दीन बाबर मिर्जा को बुलाना और यहाँ पे सल्तनतें बनवाना, वो तो ऑफ कोर्स जब वो आएंगे तो उसी तरीके से जैसे वेस्टर्न आइडियोलॉजी के मुताबिक जब रिसोर्सेज नहीं होंगे, यहाँ इतने सारे रिसोर्सेज मिलेंगे तो वो आएंगे। तो ये सारी मुगल एम्पायर को निकालना, तो ये अपनी हिस्ट्री क्लियर कर रहे हैं कि हम बड़े पीसफुल लोग थे। एक्चुअली तो इन्होंने एक दूसरे के हसद के अंदर जब राज्य एक दूसरे से ऊपर जाते थे उनको कमजोर करने के लिए ये काम करते थे। फिर इन्होंने खिलजी के ऊपर दिखाया, फिर खिलजी को इन्होंने एक बहुत बड़ा दहशतगर्द किस्म का दिखाया, तो ऑफ कोर्स ऐसा ही था। तो आप ये देखें कि वहां से जो मुगलों को निकाला हमने, मुगलों ने कोई ये यहाँ पर आके कोई अच्छा काम तो नहीं किया। वो तो एक डाकू और लुटेरे के ही तरह थे। तो लेकिन उनको जो फाइनेंस करता था वो यही करता था। और आज ही हम देखते हैं कि ये जो मुगल हैं, जो आज का हम अफगानिस्तान भी देखते हैं और अहमद शाह अब्दाली को अफगानिस्तान से आता देखते हैं, तो आज का अफगानिस्तान भी मेरे मुताबिक तो वही अफगानिस्तान है जो उस जमाने में भी इधर डाका डालने आता होता था। तो ये इस चैप्टर को तो बिल्कुल एक्सक्लूड नहीं होना चाहिए। ये तो अपनी हिस्ट्री को साफ सुथरा कर रहे हैं, जबकि ये जो रियलिटी ऑफ हिस्ट्री है ये यही कायम रहनी चाहिए। अब ये आपका मौकफ है, मैं समझता हूँ ये मेरा मौकफ है कि तारीख में सब कॉन्टिनेंट में लोग आते रहे और उनमें से आखिरी मुसलमान जो डायनेस्टी आई वो मुगलों की थी। वो जब यहाँ पे आए और यहाँ के ही हो गए तो उन्होंने जो यहाँ का पुराना मॉडल था, देखें आप जरा थोड़ा दुनिया की हिस्ट्री को देखें। सर वेस्टर्न यूरोप के अंदर क्रिश्चियन जब ऑर्थोडॉक्सी थी तो उन्होंने माइनॉरिटीज के साथ बहुत बुरा सलूट किया है। मतलब यहूदियों के साथ, और कोई भी, यू हैड टू फॉल इनटू लाइन इनटू ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी और द रोमन कैथलिक फेथ। इन दो के ऊपर टॉलरेंस ऑलमोस्ट जीरो थी फॉर एनी डिविएशन फ्रॉम दैट। लेकिन सब कॉन्टिनेंट का जो मिजाज है शुरू से, कि जो रूलर बन जाता है वो सारी कम्युनिटीज को अपने साथ लेके चलता है। तो मुगलों ने भी उसी मॉडल को फॉलो किया। जाहिर है जब आप हमला करते हैं तो डिफीट करके ही दूसरे के ऊपर हुकूमत शुरू करते हैं। तो अकबर ने जो हुकूमत बनाई उसके अंदर सबको इंक्लूड किया, और आलीशान वहाँ पे आर्किटेक्चर के निशान हैं, सारा कुछ है। यही सिविलाइजेशन दुनिया में बनती है जिसमें सबका हिस्सा हो। ये कोई बुरी बात नहीं है, ये तो एक अच्छी बात है कि उन्होंने भाई जजिया। हाँ जी, ये एक्सक्लूड करके ये मुगल हिस्ट्री को, तो ये क्या नॉन एक्सिस्टेंट हो जाएगी मुगल हिस्ट्री क्या नहीं मैं, हिसाब में से? मगर वो असल में हम ये भी आप चाहते हैं कि देखें ना, हमारी आप ये वैल्यू देखें। बयान की जाए कि आलमगीर ने बाद में वो क्या कहते थे सर, वो एक मूवी थी जो मौला जट के अंदर कि सारे पिंड नू ते चाचे नू मार के मौलवी हो गए हैं। ते उससे जो आलमगीर ने की कीता है, अपने प्यो नू अखां खंजर मारे है ते अपने चार भरावां नू कतल करके बाद टोपियां ते कुरान मजीद दे नुस्खे लिखदा रहा ते फतावा आलमगीरी लिखदा नहीं रहा। वैसे मैं ते सानू अकबर मुगल नहीं चाहिए सर। नहीं, मेहनत में अकबर दी गल कीती है, मैं औरंगजेब दी गल नहीं कीती। वो हजूर तो जरा अगे तक मैं आ मेरे ते गया ना थोड़ा सर। थोड़ा तुसी करम करो। नहीं मैं
बात यह है कि हमने क्या ऐसे नहीं किया हुआ। मैं तो समझता हूँ हिंदुत्व वाले हमसे बहुत कुछ सीखते हैं। मसलन क्या हमने अपने निसाब के अंदर जो एंशंट हिस्ट्री है सब कॉन्टिनेंट की कभी इंक्लूड की है? हम तो शुरू ही एक्सरसाइज करते हैं करते इसको। हैं अजीत देवल मोहम्मद बिन कौन है सर? कासिम से। अजीत देवल हाँ कौन है जी, और उसकी जो फॉरेन पॉलिसी अब जो चल रही है? मैं कौन जानता हूँ यार, मैं स्वीडन में रहता हूँ। हाउ डू आई नो हु इज? मुझसे सर आप क्यों ऐसा आज सवाल द कर रहे हैं? आज द करंट इंडिया समझने वास्ते सर बड़ा जरूरी है कि वो नहीं, कश्मीर उनका वो डिप्लॉयड रहे। इंटेलिजेंस का वो सर वो कश्मीर डिप्लॉयड रहे ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਇੰਸਰਜੈਂਸੀ ਉਹਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਫਗਾਨ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ कासिम सुलेमानी ਨਾਲ ईरान इस ताल्लुकात उन्हें डेवलप किए ने। फिर ये सारे बॉर्डर्स के अंदर जो अब वो मुसलसल उसका क्लियर कट तरीके से वो मामलात हैं। फिर इसके बाद जो उसने एक पूरा फ्रेमवर्क जो है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट जो डेवलप करके ओपनली उसने जो है वो उसको यानी एक स्पीच क्या, उसने प्रेजेंट मेरे किया। ख्याल से ये वही आदमी तो नहीं है जिसने असद दुरानी के साथ मिलके एक किताब लिखी है? ये वही है ना दोनों? और नहीं सर, अजीत देवल हो रहा है। अजीत देवल इज द सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया। हाँ नहीं, बट व्हेन ही वाज हेड ऑफ द रॉ, आई थिंक, एंड असद दुरानी बोथ हैव रिटन अ बुक टुगेदर। आई ਤੁਸੀਂ एम ਉਹਦੀ नॉट ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ आईएसआई द क्रॉनिकल ऑफ पीस समथिंग लाइक दिस? नहीं नहीं, देयर इज अ बुक ऑथर्ड बाय आवर असद दुरानी, ही वाज हेड असद ऑफ दुरानी आईएसआई, वो तो है एंड आई बिल्कुल। थिंक एंड दिस फेलो दोवल फ्रॉम द इंडियन साइड। इन्हां दी किताब भी इकट्ठी हैगी है। बट अच्छा, आई एम नॉट इंसिस्टिंग, हो सकता है मेरे को गलत होए, बट प्लीज चेक। तुसी सर इस मैं बारे चेक कर लूँ। अपना चेक ते करो कि इज देयर नॉट अ बुक ऑथर्ड बाय बोथ ऑफ देम, असद दुरानी एंड दिस फेलो अजीत दोवल दी महल एक किताब इकट्ठे हैगी है। सो थिंग्स आर नॉट ऑल दैट बैड। मतलब कि ये एक दूसरे से जानते हैं, रॉ और आईएसआई एक्सचेंज भी करती हैं इंफॉर्मेशन। ये इतनी भी जंग का माहौल नहीं है, इनमें कोऑपरेशन भी होती है। लेट अस नॉट बी टेकन अवे, The Spy कैरिड Chronicles, अवे। is that what we स्पाई क्रॉनिकल के अंदर अजीत देवल नाल है। एक मिनट ये देखो कौन है उहदे नाल। Chronicle असद दुरानी नु लिखो स्पाई ना जी, असद क्रॉनिकल दुरानी। आईएसआई अजय रॉ एंड द देवल इस तरह है ਇਹਦਾ नाम। हाँ तो कौन ने दोवें ऑथर? मेहल अजीत दोवल ही है। बिल्कुल मेरा ख्याल है तुसी सही कह रहे हो। हाँ, सो नहीं व्हाट सर आई एम ये ट्राइंग, है एस दौलत है एएस आदित्य दौलत सिन्हा है, असद दुरानी है ते आदित्य सिन्हा है सर। अजीत देवल सर अच्छा जो भी है। he is the one who is the main planner and security advisor। ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਅਗਰ ਸਪੀਚ ਸੁਣੋ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੰਪਲੀਟ जी ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਗਲੋਬਲੀ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਈਕਰੋਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਉਹਨੇ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ हाँ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਤੇ ਅਗਲੇ ਤੇ I think we should do everything to oppose that, because we don't want Pakistan to dictate, India to dictate to Pakistan anything. But I would rather कि पाकिस्तान भी अपनी सियासत को जो है ना सर एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट के तौर पे लेके आए। और मेरी हर बात का एफर्ट ये होगा कि मैं दोनों चीजें मानता हूं। अगर हम इंटरफियर कर रहे हैं तो वो जरूर कहीं ना कहीं कर रहे होंगे। ठीक है तो सर। दोनों तरफ से ये हो रहा होगा। हम्म। चोर वही होता है जो पकड़ा जाता है, मसला फर्क इतना है। ठीक ठीक है। है, ठीक। ये हरकतें तो होती रहती हैं। हम्म। मैं कहता हूं ये हरकतें नहीं होनी चाहिए, और इसके लिए देर आर गुड रीजंस कि दोनों को इसमें क्या फायदा होगा। हम्म। अगर हम दोनों दोस्ती की तरफ आए तो हमारा डिफेंस पे जो एक बहुत प्रेशर है वो कम हो सकता है, उनका भी कम हो सकता है। दे कैन वरी अबाउट चाइना एंड नॉट हैव अ प्रॉब्लम विद पाकिस्तान। और उनकी पूरी ट्रेड जो है हमारे रोड से गुजरते हुए सेंट्रल एशिया और आगे तक जा सकती है। और हम वी मेक 100% प्रॉफिट विद जीरो इन्वेस्टमेंट। हम्म। कि ये जो रोड है उसके ऊपर हम रोड टैक्स लगाएं, ऑक्ट्राई टैक्स लगाएं और बाकी लेवीज, सो वी गेन ऑल द टाइम। हम्म। पीस के अंदर दोनों को फायदा है। अगर सिर्फ इंडिया को फायदा हो रहा हो तो मैं उसके कोई हक में नहीं हूं। आई वांट पाकिस्तान टू बेनिफिट, दैट्स पॉइंट माय मेन इंटरेस्ट, पॉइंट टेकन। दैट्स माय मेन इंटरेस्ट। पॉइंट एंड आई थिंक इट कैन ओनली बी डन इफ दोवल एंड एनीबॉडी एल्स फ्रॉम आवर साइड स्टॉप्स प्लानिंग द इल ऑफ द अदर। मैं ये कहने को तैयार हूं। बिल्कुल ठीक। मैं इसके हक में नहीं हूं
कि हम दो गरीब मुल्क जो आज़ाद हुए थे और जिसमें इतना लोगों का कत्लेआम हुआ था, वो इसी नफरत के अंदर अगली जनरेशन को भी नफरत ही दें। दिस मस्ट चेंज। इंडिया के अंदर जो उनका इलेक्ट करेगा वही प्राइम मिनिस्टर से हमें डील करना पड़ेगा। और मैंने इंडियंस को कहा है कि पाकिस्तान से जब भी तुम डील करो, डोंट इंसिस्ट कि इलेक्टेड गवर्नमेंट ही हो। पाकिस्तान में अगर हमारी आईएसआई और मिलिट्री भी उन इन निगोशिएशंस में हो तो वो ज्यादा सॉलिड एक हमारी तरफ से कमिटमेंट होगी। लेट्स ब्रिंग ऑल द पार्टीज टुगेदर रियलिस्टिकली एंड देन लुक फॉर व्हाट इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ बोथ, और उस पर आप एग्री करें। झगड़े कराने के लिए तो उधर से भी बड़ी कंप्लेंट्स हैं। मैं आज उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपको देता रहा हूं, जब उनसे बात करता हूं तो पाकिस्तान का पॉइंट व्यू उनको समझाने की कोशिश करता हूं। लेकिन अब तो हम तीनों बैठे हुए हैं ना, और हम आप मुझसे सवाल कर रहे हैं और मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। मगर हम तीनों की कोशिश क्या होनी चाहिए कि दोनों तरफ अगर ये हो रहा है तो इसके खिलाफ हम इंटेलेक्चुअल जो है आवाज उठाएं कि यहाँ पे दोनों तरफ इतनी गुर्बत है, इतनी नाइंसाफी है कि सिर्फ मुसलमान दुश्मनी पे अगर इंडिया एक स्टेट बनता है तो वो कोई डेमोक्रेटिक स्टेट नहीं होगी, उसकी दुनिया में कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होगी। और पाकिस्तान इकोनॉमिक सोल्यूशन की तरफ आना पड़ेगा। जी जी और सर, हमारा पाकिस्तान आइडिया भी यही था। देखिए, हम इंडिया को अंडरस्टैंड इसलिए करना चाहते हैं और बिल्कुल बिल्कुल सहमति इसलिए दी थी इस गुफ्तगू के लिए कि आप उस पे उन जी चीजों, जी मैं समझता हूँ उन एस्पेक्ट्स को आप एक्सप्लेन कर सकें और हमारे ठीक है। मैं अभी सुनने वालों को नरेंद्र समझा मोदी सकें, ताकि हम जब यहाँ पे ये सोचें, बैठ के ये सोचें कि हमें हाउ वी वांट टू इनिशिएट और फर्दर डिस्कशन विद इंडिया वेरी गुड, बिल्कुल सही, ऑन अ बिल्कुल सही पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक फोरम, तो उसमें हमें जी। ये पता होना कि हम किससे बात कर रहे हैं, उनकी आप देखें, कहाँ खड़े हुए। सो दैट इज आप व्हाट देखें ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। लेकिन लेकिन देखें, आप लोग तो इस नेक तरीके से आ रहे हैं ना, लेकिन अभी आपके फॉरेन मिनिस्टर ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर को बुचर ऑफ गुजरात कह के तो इस तरफ अगर मूव हो रही है तो उसको नुकसान ही पहुंचाया है ना। अब शुड अ फॉरेन मिनिस्टर हु इज सपोज टू बी आवर डिप्लोमेट नंबर 1 यूज सच वर्ड्स? आई डोंट थिंक सो। पाकिस्तान के अंदर एक कोहेसिव कोहेरेंट गवर्नमेंट नहीं है। उधर उन्हीं दिनों में नरेंद्र मोदी जी की वालदा की डेथ हो गई और मैं बड़ा खुश हूं कि प्राइम मिनिस्टर जो है अपना शहबाज शरीफ ने पैगाम भेजा कंडोलेंस का कि किसी की वालदा जब डेथ हो जाती है तो वो एक इररेपरेबल लॉस है। ये एक स्टेट्समैन की स्टेटमेंट है। बिलावल भुट्टो की ये स्टेटमेंट इररिस्पॉन्सिबल है। तो मैं कहता हूं पाकिस्तान को भी बैठ के ये फैसला करने पड़ेगा कि इंडिया के साथ दुश्मनी हमारे इंटरेस्ट में नहीं है, बट टैंगो इज ऑलवेज विद टू। इंडिया ऑल्सो हैज टू अंडरस्टैंड टैंगो द तो बेनिफिट्स। सर सॉरी, मैं क्योंकि बात फिर दोबारा रिवर्स पे ना कहीं चली जाए, वो बुचर ऑफ गुजरात था या नहीं था सर वैसे? असल में वहां पे अगर आप आए तो उनके सुप्रीम कोर्ट ने तो उनको कहा है कि ही वॉज नॉट रिस्पॉन्सिबल डायरेक्टली, और उन्होंने उनको जो जिन लोगों ने किया है उनको सजाएं भी हुई हैं और वो जेल में भी बैठे हैं। ठीक है। सो इफ यू वांट टू गो आफ्टर अ लीगल जजमेंट तो उसने तो नरेंद्र मोदी को क्लियर चिट दे दी है। वेदर दिस इज अ पॉलिटिकल जजमेंट और दिस इज अ साउंड जजमेंट, आई एम नॉट गोइंग टू कॉमेंट ऑन इट। लेकिन इफ यू गो आफ्टर लीगल रूलिंग्स तो वो ही है वहां के सुप्रीम कोर्ट की। अच्छा सर, हम ये इसी डायरेक्शन पे हम जाएंगे सर कि क्या रिजल्ट्स होने चाहिए, क्या मामला तो होने चाहिए। आप ही की डिस्कशन से बहुत सारे फायदे हो जाएंगे कि नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को फॉर्म किया जाए और किन किन चीजों को हमें रिस्पॉन्सिबल और किन किन चीजों को इररिस्पॉन्सिबल हमें कंसिडर करना चाहिए कि फलां चीज डिप्लोमेटिक फ्रंट पे कहनी चाहिए और क्या चीजें नहीं कहनी चाहिए। ये नहीं बात कहनी चाहिए पर हम सोचें। जी मैं समझता हूँ ये मेच्योरिटी की निशानी होगी। ठीक पॉइंट। हम अपने इंटरेस्ट में you have a question concluding? सर मैं बिल्कुल आपसे, बल्कि मेरी कंक्लूजन ये है कि हमें एक और एपिसोड के अंदर बैठना पड़ेगा एंड देन फिर हम उसके ऊपर कई और चीजों को भी डिस्कस करेंगे। फॉर नाउ मोस्ट ऑफ द थिंग, यानी जिस तरीके से जब हम स्टार्ट करते हैं
तो वो जिगजैग अप्स एंड डाउन्स जाते हैं। बिल्कुल तो इसके अंदर हमने बहुत क्रिटिकल इश्यूज को डिस्कस किया है, और जो कि बिल्कुल बड़े सर। जरूरी है, क्योंकि सर रियलिटी तक पहुंचने के लिए हमें जो है वो हार्श रियलिटीज फेस करनी पड़ती हैं। तो ये चीजें जी हम बिल्कुल। डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट में सर हम ये जरूर डिस्कस करेंगे कि ये 4 जंगें जो हैं वो आपकी किताब के साथ मैं रेफरेंसेस भी निकाल लूंगा, और बिल्कुल उस तरीके से हम डिस्कस कर लेंगे। और फिर ये भी डिस्कस करेंगे कि ये सारे मामला किस तरीके से होते हैं। फिर आम आदमी पार्टी की बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन वहां से जो मुझे व्यू मिल रहा है वो ये है कि आम आदमी पार्टी ने जो दिल्ली के अंदर बहुत सारे मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया गया, उसके ऊपर भी उन्होंने एक स्टेटमेंट नहीं दी। और फिर उसके बाद जो मैंने जैसे आपके सामने अभी डिस्कस भी किया, और आपने उसका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स भी कर दिया, और अच्छा किया कि आपने उनकी तरफ से भी जवाब दे दिया, वो ये कि ये उनका यानी कहा जाता है कि फ्लिप फेस ऑफ द मोदी है। तो उसको भी जो है वो रिलीजन कार्ड खेलना पड़ रहा है और खेलेगा, और वो उसके जो है वो ऑफ कोर्स इंसेस्ट्री को जो है वो यानी जेनियोलॉजी को भी लिंक किया गया कि उसके आरएसएस के साथ मुकम्मल ताल्लुकात हैं। ठीक है। बारह काफी चीजें जो आपने क्लियर की, इसको हम मजीद आगे लेके चलेंगे ताकि हम जो है वो इसका पोस्टमार्टम करके अल्टीमेट रिजल्ट, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं और आप और ये डॉक्टर हसन जफर साहब यही चाहेंगे कि पीस सोल्यूशन बने। और अगर फ्रांस और जर्मनी आपस के अंदर जो है वो यूरोजोन में आ सकते हैं और इकोनॉमी की बुनियाद के ऊपर हाथ मिला सकते हैं, तो व्हाई नॉट इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। एग्जैक्टली दैट्स बिल्कुल। व्हाट वी वेल इंटेंड दिस टू इज द डू। बेस्ट एंडिंग। आपने पूरा सम कर दिया कि गुफ्तगू हमेशा खुल के होनी चाहिए और फ्रैंकली होनी चाहिए और अनकंफर्टेबल बातें भी होनी चाहिए, ताकि उनके बुनियाद पे फिर हम कोई एक रीजनेबल स्टैंड ले सके। जी ठीक है, थैंक यू वेरी तो मच बहुत बहुत डॉक्टर शुक्रिया साहब। आप दोनों का थैंक मैं मुझे यू इनवाइट करने के लिए। सर, थैंक यू। मैं अपने इजाज़त चाहने से पहले ये अर्ज करना चाहूँगा कि आप लोगों ने हमारी गुफ्तगू सुनी, और जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया अनकंफर्टेबल बातें हैं, हम उनको फेस करने के लिए तैयार हैं, वो करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें हमारे ऊपर कोई राय कायम करने से पहले आप हमारी नीयत को समझिए, जो डॉक्टर हसनैन जावेद साहब ने फरमाया कि हम वी वांट अ वे फॉरवर्ड, हम एक बिल्कुल अच्छे सही। हल की तरफ जाना चाहते हैं। हम यहाँ पे इंडिया को क्रिटिसाइज करने और उसके ऊपर हम लान तान करने नहीं बैठे हुए, हम समझना चाह रहे हैं कि प्रॉब्लम कहाँ बेशक है और बेशक। हमारे पास कोई वे फॉरवर्ड है, ताकि हम यहाँ तो हम आपस में बैठ के गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन आप तक ये बात पहुंचे कि जब कभी हम डिप्लोमेटिक फोरम पे बैठे, कभी मुल्क के सरबराह आमने सामने बैठे, तो उनके लिए एक कोई स्पेस क्रिएट हो जाए आगे बात हाँ करने जी। की। ये बातें करके इनको हम पसे पोस्ट डाल के आगे जाने का रास्ता निकाल लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप दुआ कीजिए कि हम इस काम कोशिश में कामयाब भी हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। बहुत हाफिज। बहुत थैंक यू।